Good evening, all of you. Welcome to the last sessions of boot camp. आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं. हमारे गेस्ट और गेस्ट है जो आज के सेशंस के वो यहाँ पर आ चुके हैं. सबसे पहले मैं जो हमारे सान्याल जी हैं मैं उनको इंट्रोड्यूस करती हूँ. वेलकम सान्याल जी. सान्याल जी जो है जो यूथ एड फाउंडेशन के सीईओ है, जो आज के सेशन के हमारे मॉडरेटर है. तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ सानिया जी कि प्लीज आप सेशन चालू करें. थैंक यू किशोरी एंड सभी पार्टिसिपेंट्स को एक फिर से वेलकम. आज और हमारे साथ हमारे जो आज के एक्सपर्ट हैं श्री सचिन रास्कर जी, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं. तो वो आगे चल के आपसे बातें करेंगे. उससे पहले मैं थोड़ा आप लोगों से दो चार बातों को कहना चाहता हूँ कि आज का ये जो है आखिरी आपका बूट कैंप का सेशन है. पिछले करीब सात, ये आज वाला लेके सातवां ये बूट कैंप है. मुझे ये आप लोगों से जानना है कि आप लोगों ने सभी कोई ये सातों सेशन अटेंड किया है, या कुछ ऐसे भी हैं जो कि एक दो सेशन छूट गए हों किसी कारणवश. तो मैं एक छोटा सा आप लोगों को एक व्हाट्सएप में पोल लेना चाहूंगा कि आप लोग अगर सातों सेशन अटेंड किए हैं, बिल्कुल इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है, बिल्कुल जायज तरीके से आप लोग बताइए कि अगर आपने सातों अटेंड किया है, क्योंकि मुझे जस्ट ये समझना है कि अटेंडेंस का आप लोगों का क्या परसेंटेज रहा है. तो इसीलिए मैं एक आप लोगों को अभी एक व्हाट्सएप में एक पोलिंग होगा, जिसमें आपको यहाँ से एक पोल दिया जाएगा और उसमें आपको हाँ या ना में जवाब देना है. हाँ होगा तो आप हाँ में टिक कीजिए, ओरिजिनल बोल अगर रहा हूँ आपने मैं सब तेरा है. किया है तो ना में कीजिए. किशोरी, कैन यू सेंड द पोल? यस, सौरभ ने ग्रुप पे डाल रहा है. आप सभी को ग्रुप पे अपने हमारा जो यस समिट का ग्रुप है उसमें वो लिंक मिल जाएगी. आपको सिर्फ हाँ या ना में उसका जवाब देना है. हाँ. जस्ट विल टेक जस्ट 2-3 seconds और वो जो अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं आप लोग, ये पोल में अभी तक गया नहीं है. किशोरी. किशोरी. यस, जस्ट कोऑर्डिनेट विद सौरभ. टेक 1 minute. You need to do it fast. Okay. Yes. Any, अगर मैंने ग्रुप में वो पोल डाला है तो सभी आप उसमें आपके वोट्स कीजिए.
जस्ट सर मेरा कैसे ना, मैंने 7 सेशन पूरा अटेंड किए, लेकिन 2 दिन फंक्शन था ना मेरे यहाँ पे। तो हाँ हाँ 2 दिन मैं मतलब अटेंड किया, अटेंडेंस दिख रहा होगा, लेकिन मुझे समझा नहीं क्योंकि मैंने वो सुना नहीं ना। बस अटेंड ओके किया हुआ था ऐसे बीच ओके बीच में ऐसे। ठीक है। ओके ठीक है कोई बात नहीं। तो आपने जो यूट्यूब पे हमारा चैनल है, तो वहां पर हम वो रिकॉर्डिंग लिंक डाल देंगे, रिकॉर्डिंग। आप वो देख सकते हैं। रिकॉर्डिंग देख ले सकते हैं। किशोरी, बाकी लोगों को म्यूट कर दो प्लीज। ओके, एनी रेस्पॉन्स? अभी तक कितने आ गए किशोरी? जस्ट टेल मी द नंबर्स। 37 अभी तक रिस्पॉन्स आए हैं। यस नो में कितने हैं? यस में 37 है, नो में 9 है। तो ओके, तो 46 हो गए टोटल रिस्पॉन्सेस। ओके, सो जो ट्रेंड दिख रहा है वो ठीक है। आप लोग अभी अपना ये रिस्पॉन्सेस डाल दीजिए। हम लोग इसको जस्ट मोर और लेस करीब हम अगर देखें तो करीब अराउंड हेलो हेलो 86%, 87, नियरली 90% आप लोगों का जो है फुल अटेंड किए हैं, विच इज वेरी गुड। मुझे लगता है कि अभी हम लोगों ने जो ये सेशंस हुए हैं अभी तक, इसमें करीब हम लोगों ने अलग अलग पहलुओं पर आप लोगों को एक्सपर्ट्स ने बातें किए हैं। जैसे पहला जो शुरुआत हुई थी उसमें हम लोगों ने बात किया था एमएसएमई का स्पेशल प्रोविजंस क्या है उनके लिए, गवर्नमेंट से किस तरीके से हम लोग अलग अलग स्कीम्स का फायदा ले सकते हैं, और इसमें क्या क्या सब्सिडीज कैसे मिल सकता है। तो ये सारी बातों में पहले सेशन में आप लोगों के साथ चर्चा हुई थी। दूसरी सेशन में था आपका कि माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स को कैसे फंडिंग किया जा सकता है, जो डॉक्टर शाश्वत पाठक ने लिया था। पहला सेशन किया था सोहेल जी ने। फिर उसमें आप फ्रॉम बूट स्ट्रैपिंग टू एचएसजी लोन्स टू बैंक क्रेडिट एंड इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस के बारे में बताया गया था। उसके बाद जो तीसरा सेशन हुआ था वो सर्विस वर्सेस प्रोडक्ट्स मॉडल, जो कि प्रोफेसर उज्जवल चौधरी ने बड़े ही सरल तरीके से आप लोगों को बताया था। फिर हमारा जो उसके बाद का जो सेशन हुआ था, जो टीजीआईसी के सीईओ है मिराज फहीम जी, उन्होंने लिया था मार्केट एक्सपेंशन एंड स्केलिंग अप। तो आप मार्केट क्या क्या होने चाहिए उसके बारे में उन्होंने बताया था। एंड हाउ टू गेट फिनांस फॉर बिजनेस ग्रोथ एंड मैनेजमेंट, उसके बारे में फिर अरिजीत जी ने बताया था, मिस्टर अरिजीत भट्टाचार्य ने। फिर आपका जो लास्ट सेशन हुआ था हमारे इस सेशन के पहले वाला सेशन था, वो था कि किस तरीके से बिजनेस प्लानिंग होना चाहिए, कहाँ कैसे हम लोगों को एक वायबल बिजनेस मॉडल प्रेजेंट करना चाहिए, इन्वेस्टर रेडी बिजनेस प्लान, जो कि मैथ्यू जो हमारे फाउंडर हैं उन्होंने आप लोगों के साथ ये सेशन लिया था। सो ओवरऑल इससे आप लोगों को अलग अलग पहलुओं पर कितना आप लोगों को इसके बारे में जानकारी प्राप्त हुई, आपको कैसा लगा, ये थोड़ा मुझे समझना है। क्योंकि आज ये आखिरी दिन है, इसके बाद आप लोगों का जो नेशनल लेवल पे है वो वहां पर आप लोग सभी पिचिंग करेंगे। तो अभी टोटल करीब आप लोगों में से 121 लोग ज्वाइन कर चुके हैं। तो मैं दूसरा एक छोटा सा पोल लेना चाहूंगा आप लोगों में से, कि आप लोग जो अब तक के जितने सेशंस हैं जो आपने ज्वाइन किए हैं, वो आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, उत्कृष्ट लगा, या अच्छा लगा, या ठीक ठाक लगा, या कोई आपको फायदा नहीं पहुंचा? बिल्कुल अपना जो आपका निजी विचार है, आई वुड लाइक टू गेट योर ओन इम्प्रेशन कि आप लोगों ने कैसा इसको लगा।
तो मैं अगेन आई वुड रिक्वेस्ट सौरभ और किशोरी कि प्लीज सेंड द नेक्स्ट क्वेश्चन टू ऑल द पार्टिसिपेंट टू गेट देयर फीडबैक। इसमें आप लोगों को कोई ऑप्शंस जो दिए रहेंगे, वो ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है, विच इज एक्सीलेंट, वेरी गुड, गुड, ओके एंड फाइनली नॉट रेलेवेंट। तो ये जरा आप लोग करके जरा बताइए। यस Yes, किशोर, Saurabh, can you please add the question in the group? डू इट क्विकली, हाँ, वी शुड Huh. नॉट वेस्ट टाइम। Yes, second question, we can add the group. Please fill. Because I can't see the questions, so you need to tell me whether it is posted or not. Yes, it is posted. Good. So आप लोगों से क्विकली जस्ट आपको जो लगता है वो जरा आप रिस्पॉन्स अपना भेज दीजिए कि बहुत अच्छा लगा, एक्सलेंट। We'll take just 2-3 minutes, sorry, a few seconds, half 30-40 seconds to get your responses. Good, very good. How many responses, Kishori? Yes, in excellent 40 responses is coming. Very good is 29. Good 5. Okay is 1. Or not Okay. related for me is a 0. ओके, गुड। सो इससे पता लगता है कि आप लोगों को काफी इसमें से फायदा हुआ, क्योंकि एक्सेलेंट में सबसे मैक्सिमम नंबर आप लोगों ने दिया है। सो इट सीम्स इट इज अ गुड थिंग। अगर आप लोगों को कोई वैसे कुछ, ये सारे जो सेशंस हुए हैं इसके रिकॉर्डिंग उपलब्ध हैं। अगर आप में से किसी ने वो कोई मिस आउट किया है, आप उसे वो सुनना चाहते हैं उस सेशन के बारे में, तो वो आप लोगों के पास अवेलेबल होगा। अभी जो आज का जो सेशन है वो है लीगल कंप्लायंसेस के ऊपर। स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती है, रजिस्ट्रेशन किसमें हमें करना पड़ता है, लाइसेंसेस क्या हैं, किस तरह के लाइसेंसेस होने चाहिए, जीएसटी, लेबर लॉज, ये सारी चीजें जो है इसके बारे में आज आप लोगों के साथ हम लोग डिस्कस करेंगे। हमारे जो एक्सपर्ट हैं सचिन रास्कर जी हैं, वो सीए हैं बाय प्रोफेशन और बहुत ही अनुभवी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, और उनका काफी इस मतलब काफी डीप एक्सपीरियंस है उनका इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कंप्लायंसेस और स्ट्रेटेजिक एडवाइजरी पे। और वो बहुत सारे संस्थाओं के साथ जुड़े हुए हैं, स्टार्टअप्स के साथ जुड़े हुए हैं, सोशल एंटरप्राइजेस के साथ जुड़े हुए हैं, और वो हमारे साथ पिछले बूट कैंप में भी लगातार वो सभी उद्योजकों को गाइड करते रहे हैं। और हिज एक्सपर्टाइज लाइज इन बहुत सारे चीजें हैं जो कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट जो होता है, लोगों को बहुत डर लगता है कि कैसे ये इतना कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो ये उनको बहुत अच्छे तरह से आसान तरीके से सरल भाषा में समझाने का इनका एक अपना अलग ही तरीका है। एंड आई थिंक दैट विल बी हेल्पिंग यू ऑल इन, अगर आप लोग इसको अच्छे से सुने और समझें। देखिए, एक चीज होता है कि लोगों को ये लगता है कि ये गवर्नमेंट के जो है नियम है, कानून है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, या तो बहुत खर्चे वाला होगा, या बड़े बड़े कंपनी को ही ये सिर्फ करने चाहिए। लेकिन नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये एक्चुअली हर एक बिजनेस को अपना, अगर आप कंप्लायंस रहते हैं तो आपको वो बिजनेस, मतलब वो कंप्लायंसेस के द्वारा आपको बिजनेस प्रोटेक्शन भी मिलती है, और जो उसमें काम करते हैं उनको भी प्रोटेक्शन मिलता है।
और आपका क्रेडिबिलिटी बढ़ाता है ये। आपकी जो पहचान है, आपका जो मार्केट रीच है, और आपको बढ़ाने में काफी सहायता होती है। तो कंप्लायंसेस से डरना नहीं है, ये पेपर वर्क नहीं है, ये एक आपकी अपनी जिम्मेदारी है, जो कि आपको आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए, उसको आगे ले जाने के लिए, ये एक आप सभी अगर इसमें इस कंप्लायंसेस को पूरा करते हैं, तो ये आपके बिजनेस के लिए फायदेमंद होगा। आपने पहले इनसे पहले भी जो हमारे एक्सपर्ट्स रह चुके हैं, उन्होंने भी आपको बताया है कि किस तरीके से अगर आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन है, या अलग अलग जो लाइसेंसेस लगते हैं, उसके बारे में अगर आपने लिया है, तो आपको किस तरीके से लोन लेने में सहायता मिलती है, गवर्नमेंट की सब्सिडीज मिलने में सहायता मिलती है। तो आज जो ये है कि आप लोग इतने दूर तक आए हैं, आप लोग सभी को ही एक किसी न किसी, आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं उसके द्वारा किसी न किसी प्रॉब्लम को आप सॉल्व सॉल्व कर रहे हैं। ये बहुत जरूरी है समझना कि ये प्रॉब्लम लोगों की जो इश्यू है, तभी आप उसके लिए आपका बिजनेस, जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर आप फूड बिजनेस में हैं, तो ये जो है कि इसके लिए आप मतलब जिन लोगों को, मान लीजिए हो सकता है कि आप टिफिन सप्लाई करते हो, तो जिनको रेगुलर आपको क्या नाम है कि टाइम नहीं है, या उनको वो सुविधा नहीं है खाना बनाने का, उन तक आप खाना पहुंचा रहे हैं। सो यू आर सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम्स। सो अगर आप मेकअप आर्टिस्ट हैं, तो लोगों को खूबसूरत बनाने की, जो खूबसूरत बनने की एक इच्छा होती है, तो आप मेकअप आर्टिस्ट के हिसाब से उनका वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। तो हर एक बिजनेस किसी ना किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करती है, और वो आप कितने अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, और उसके लिए क्या क्या आपको जरूरत हो सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट ने हर एक चीज के लिए अलग अलग कुछ नियम कानून बताए हुए हैं, जो कि हमारे जो आज के एक्सपर्ट हैं सचिन राजकर जी, वो आप लोगों से बातचीत करेंगे। और सचिन जी, मैं एक सबसे पहले आपको वंस अगेन वेरी वार्म वेलकम टू यू फॉर दिस नमस्ते। सेशन विथ आवर यंग एंटरप्रेन्योर्स। और इसमें हमारे जो है, ये बहुत सारे लोगों को जो कि हिंदी भाषी हैं, या सिर्फ मराठी भाषी हैं, और फिर कुछ साउथ इंडिया से हैं जो कि इंग्लिश थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। और तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि इंग्लिश और हिंदी अगर मिक्स करके आप बता सकें, तो दैट वुड बी हेल्पफुल फॉर देम। और अगर आप हम पूछे कि सिंपल टर्म्स में कि ये एक छोटे जो उद्योजक होते हैं, तो उनको कोई भी बिजनेस शुरू करने के लिए क्या क्या चीजों की उन्हें ध्यान में रखना जरूरी होता है, अगर आप इसके इसके साथ शुरुआत करते हैं, तो दैट विल बी हेल्पफुल टू गिव देम अ कॉन्टेक्स्ट एंड अंडरस्टैंड कि क्या होने चाहिए उनके बिजनेस में। इसमें बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी चल रहे हैं, बहुत सारे कंप्लायंसेस मेंटेन भी है, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो कि बिल्कुल नए स्टार्टअप्स हैं, आइडिएशन लेवल पे भी हैं कुछ कुछ, तो वो उनके लिए वो काफी फायदेमंद हो। यस सचिन जी, ओवर टू यू। थैंक यू सर। थैंक यू यूथेड फाउंडेशन। मेरी आवाज आ रही है सबको? हाँ हाँ, आ रही। सबका अटेंडेंस है? अब अगर मेरी आवाज आ रही है तो यस लिखो, मुझे भी समझ में आएगा आ रही है आवाज। ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो आज का जो सेशन है, तो जो जो लीगल कंप्लायंस इंडिया में है, पूरे वर्ल्ड में जो जो कंट्री सब में लीगल कंप्लायंस रहते हैं, वैसे हमारे इंडिया में लीगल लीगल कंप्लायंसेस है, वो तो मैं कवर करने वाला हूँ। उसके साथ उसके साथ कुछ सब्सिडीज के गाइडलाइन में आपको देने वाला हूँ। तो सेशन बहुत अच्छा होने वाला है। गवर्नमेंट कैसे कैसे आपको हेल्प करने वाला है नए बिजनेसमैन को, वो भी मैं आज आपको बताऊंगा। और तीसरा, जिनको एक्सपोर्ट करना है, कुछ गुड्स है सर्विसेज है, अगर दे वांट टू एक्सपोर्ट देयर गुड्स, तो उसका
कौन से उसके लिए कौन से रजिस्ट्रेशन लगने वाले हैं, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। उसके साथ एक्सपोर्ट करते समय कौन सी गवर्नमेंट की संस्थाएं आपको हेल्प करने वाले हैं, आपको सब्सिडी देने वाली है, ये भी मैं आपको आज बताऊंगा। थोड़ा सा सेशन मुझे फास्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि कंटेंट मेरे पास बहुत ज़्यादा है और टाइम मेरे पास बहुत कम है। इसलिए थोड़ा सा हमें फास्ट जाना पड़ेगा। पूरा 1.5 घंटा आपका अटेंड कंसंट्रेशन चाहिए सेशन पे। और एक करूंगा उसके साथ में, अगर टाइम कम पड़ता है तो मैं आपको मेरा जो प्रेजेंटेशन है पूरा इंग्लिश में प्रेजेंटेशन है, अच्छा प्रेजेंटेशन है, मैं आपको वो पूरा प्रेजेंटेशन व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, ताकि अगले टाइम जब आप रेफरेंस ले लेंगे तो आप प्रेजेंटेशन भी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा ये सर ने बताया था। और तीसरा, जाते जाते समय में मेरा मेल आईडी और कांटेक्ट नंबर देते जाऊंगा। अगर फ्यूचर में बिजनेस करते समय कुछ आपको डाउट्स आते हैं, कुछ दिक्कतें आती हैं, तो आप फील फ्री टू कांटेक्ट मी। ठीक है, हम शुरू करते हैं। मैं शुरुआत में क्या करता हूँ, मेरा एक प्रेजेंटेशन आपको स्क्रीन पे शेयर करता हूँ। दिख रहा है प्रेजेंटेशन? यस, दिख रहा है क्या? यस, यस लिखो। यस। है ना सब लोग? यस। पूरा कंसंट्रेशन करो, 1.5 घंटा बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलने वाली है। ठीक है, शुरुआत करते हैं हम। टाइम मुझे मेरे पास कम है, इसलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता दूसरे बातों में। ये जो स्क्रीन पे जो चार्ट आया है, तो इसका मतलब क्या है मैं बताता हूँ। अगर कौन सा भी बिजनेस आपको शुरू करना है, कौन सा भी बिजनेस, तो आपके मन में पहला कौन सा सवाल आना चाहिए? आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, कौन सा सवाल आना चाहिए पहले मन में? फाइनेंस आना चाहिए, मार्केटिंग आना चाहिए, लीगल कंप्लाइंस आना चाहिए, क्या आना चाहिए? आइडिया आना चाहिए, रजिस्ट्रेशन आना चाहिए। बहुत अच्छा, आइडिया, फंड्स, फाइनेंस, कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना है, हाँ। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग करना है, बराबर बराबर। कस्टमर कौन है, राइट। ओके ओके ओके, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। मार्केटिंग, मार्केट, ओके ओके, बहुत अच्छा। तो सब तो अवेयर है। ठीक है, शुरुआत करते हैं हम। कौन सा बिजनेस करते समय पहले आपके मन में आइडिया आना चाहिए। और आइडिया क्या रहता है, संध्या सर ने अभी बताया कि आइडिया आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए। आप लोगों का क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। और स्टार्टअप में यही मेन चीज है कि आप कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। और जो स्टार्टअप रहते हैं ना इंडिया में, जो स्टार्टअप सिलेक्ट होते हैं जिनको गवर्नमेंट सपोर्ट करता है, वो स्टार्टअप की कंसेप्ट ही वही है जिनको गवर्नमेंट सपोर्ट करता है। वो कंसेप्ट क्या है स्टार्टअप में? एक तो प्रोडक्ट इंडिया में नया चाहिए। प्रोडक्ट क्या चाहिए, इंडिया में नया चाहिए। नहीं तो प्रोडक्ट आपका पूरे वर्ल्ड में ही नया चाहिए। पूरे वर्ल्ड में वो चीज नहीं है और आप बना रहे हो, तो आप स्टार्टअप में, गवर्नमेंट के स्टार्टअप में जा सकते हैं। उनके स्टार्टअप इवेंट होते हैं। पूरे मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी गवर्नमेंट बाद में हेल्प करता है। और ऐसा नहीं कि स्टार्टअप में बहुत बड़ी बात है या बहुत बड़ा कुछ सोचना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने स्टार्टअप इवेंट अटेंड किया था 2 साल पहले। तो कितना सिंपल रहता है ये आपको बताता हूँ मैं। उस इवेंट में एक लेडी आई थी, 60-65 एज था उनका। अ, वो आई थी गढ़चिरौली से। गढ़चिरौली में जो नक्सलिज्म एरिया है ना, उधर से आई थी वो। नक्सलवादी रहते उधर। तो उधर से उस लेडी को एक संस्था ने लेके आया था। हमारे जो यूट्यूब फाउंडेशन जैसी संस्था है ना, वैसे एक संस्था उस लेडी को लेके आई थी। और लेडी को बताने को बोला कि आप क्या करते हैं ये बताओ और आपको क्या हेल्प चाहिए ये बताओ। तो उस लेडी ने बताया कि हम क्या करते हैं, हम सुबह का काम खत्म करके, आदिवासी थे लोग, तो उसका सुबह का जो काम रहेगा खाना वाना बनाना, वो खत्म करके वो जंगल में जाते थे। और जो आवड़ा रहता है ना, छोटा छोटा आवड़ा, वो नेचुरल आवड़ा रहता है, वो कलेक्ट करते थे जंगल में से, उसका पाउडर बनाते थे
और पाउडर रोड पर बेचते थे। उनका कुछ मेजरमेंट नहीं था, कुछ नहीं था, ऐसे ही थैली में भर के बेच देते थे। तो संस्था ने क्या बताया उनको कि हमें ये जो आंवला पाउडर है, ये आंवला पाउडर कैप्सूल फॉर्म में हमें बेचना है, यही बताओ उधर। तो उस लेडी ने बताया कि हमें ये कैप्सूल में भरना है और हमें ये बेचना है, ताकि कि लोगों को रिच विटामिन का सोर्स मिल जाए, विटामिन सी का सोर्स मिल जाए, और सस्ते में मिल जाए, और नेचुरली मिल जाए। तो उस लेडी का वो आइडिया स्टार्टअप में सिलेक्ट हुआ था, और वो जो टैबलेट बनाना चाहती थी, वो कैप्सूल, उसके लिए गवर्नमेंट ने फंड्स दिया था। तो ऐसा नहीं कि स्टार्टअप की आइडिया बहुत बड़ी चाहिए, आइडिया अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, आगे जाते हैं। उसके बाद उस आइडिया का रिसर्च करना पड़ता है, उस आइडिया पे प्लानिंग करना पड़ता है। प्लानिंग में बहुत सारा आता है, फाइनेंस आता है, लोकेशन आता है, टेक्नोलॉजी आता है। उसके बाद आता है मेक इट लीगल। लीगल कौन से रजिस्ट्रेशन आपके उस बिजनेस के लिए चाहिए, वो आपको थरोली देखना पड़ता है। उसके बाद आता है फाइनेंस एंड अकाउंट्स, फंड रेजिंग कहाँ से करना है, अकाउंटिंग क्या करना है, वो आता है। उसके बाद होता है बिजनेस का सेटअप। उसके सेटअप होने के बाद मैन्युफैक्चरिंग, उसके बाद सेल्स। ये हर एक बिजनेस के मोटा मोटे स्टेप्स रहते हैं। अब मैं कवर क्या करने वाला हूँ, ये मेक इट लीगल और फाइनेंस, ये दो ही चीजें मैं कवर करने वाला हूँ। ठीक है। अब लीगल में क्या रहता है, मेक इट लीगल में पहला रहता है ऑर्गेनाइजेशन रजिस्ट्रेशन। आप जिस जिस तरीके से बिजनेस करना चाहते हैं, उसका एक रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। उसमें क्या क्या आता है, उसमें एक प्रोप्राइटरी फॉर्म आता है। खुद अकेले बिजनेस करना चाहते हैं तो प्रोप्राइटरी फॉर्म है। उसके बाद बिजनेस करना चाहते हैं, पार्टनरशिप में कर सकते हैं। दो से ज्यादा लोग अगर साथ में आ रहे हैं बिजनेस करने है, तो पार्टनरशिप में भी कर सकते हैं। वो मैं आपको आगे बताऊंगा। पहला आता है ऑर्गेनाइजेशन रजिस्ट्रेशन, दूसरा आता है उस ऑर्गेनाइजेशन का आपको करंट अकाउंट ओपन करना पड़ता है। उसके बाद आपके बिजनेस के हिसाब से परमिशंस और लाइसेंसेस है। हर एक बिजनेस के लाइसेंसेस अलग है। फूड फूड का बिजनेस कर रहे हैं तो फूड एंड ड्रग लाइसेंस लगेगा। उसके साथ कुछ पोल्यूशन बन रहा है तो पोल्यूशन का लाइसेंस लगेगा। ऐसे हर एक बिजनेस के अलग अलग लाइसेंसेस रहते हैं। लाइसेंसेस लेने के बाद आपको फाइनेंस प्रोक्योर करना पड़ता है। उसके बाद आपको गवर्नमेंट कुछ सब्सिडी दे रहा है तो उसके लिए एप्लीकेशन करना पड़ता है। और उसके बाद लास्ट में मैंने रेड मार्क कुछ लिखा है, कंप्लायंसेस। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी आप बिजनेस करने वाले हैं, उस बिजनेस के लिए जो भी रजिस्ट्रेशन आप लेने वाले हैं, और जो आपको जो प्रोफेशनल व्यक्ति आपको रजिस्ट्रेशन करके देने वाला है, उनको बोला सर जी रजिस्ट्रेशन दे दिया, उसके लिए थैंक यू। लेकिन इस रजिस्ट्रेशन के लिए कंप्लायंस क्या क्या करना पड़ता है, उसका टाइम पीरियड क्या रहता है, उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन क्या रहता है, और उसके लिए हमने क्या क्या करना चाहिए, ये बताओ। आपको एग्जांपल दे देता। अगर आपके बिजनेस के लिए जीएसटी एप्लीकेबल है, तो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन जो देते हैं उनको बोलते हैं कि सर जी जीएसटी जीएसटी रजिस्ट्रेशन दे दिया, उसके लिए हम आपके आभारी हैं। उसके बाद उस जीएसटी के लिए क्या क्या कंप्लायंस करना पड़ता है, ये बताओ। उसके लिए हमने डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या करना पड़ता है, ये बताओ। और हमने कौन सी प्रिकॉशंस लेनी है, ये भी हमें बताओ, ताकि हमारी गलती ना हो जाए। और जीएसटी में ऐसा है, अगर गलती हुई ना तो पर डे पेनल्टी लगता है, पर डे पेनल्टी लगता है। और उसके वैसा है फूड एंड ड्रग का लाइसेंस, उसका भी अलग अलग कंप्लायंसेस है। उसके बाद अगर पोल्यूशन का लाइसेंस ले रहे हैं, उसके भी अलग अलग कंप्लायंसेस है। तो ये आपको ध्यान में कंप्लायंसेस रखने पड़ते हैं। तो मेरा एक कहना, आप कान खोल के याद रखो, कौन सा भी रजिस्ट्रेशन ले लो बिजनेस से, लेकिन उसके कंप्लायंसेस है वो टाइम टू टाइम करो। ठीक है। उसके लिए मैंने रेड मार्क रखा है। आपके जेब में से पैसे जाते हैं, कौन ना बोला, जेब में से पैसे जाते हैं कंप्लायंस करने के लिए। ठीक है। हम आगे जाते हैं। इसमें पहला है, जो भी आपके एंटिटी रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, इसमें पहला है प्रोप्राइटरशिप फर्म। इट्स अ सिंपल तरीका है रजिस्ट्रेशन के लिए। क्या, अगर आप छोटा बिजनेस कर रहे हैं,
तो मेरा एक सजेशन रहेगा कि प्रोप्राइटरशिप में ही कर लो। ज़्यादा दूसरे रजिस्ट्रेशन में मत जाओ, क्योंकि उसमें कंप्लाइंसेस बढ़ते हैं। नेक्स्ट है उसमें पार्टनरशिप फर्म है। पार्टनरशिप में भी दो टाइप है। एक पार्टनरशिप फर्म है एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932, और सेकंड वाला है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। ठीक है। और तीसरा वाला है कंपनी। कंपनी में भी चार, कंपनी में वैसे तो बहुत टाइप है, लेकिन आपके लिए जो एप्लीकेबल है वैसे चार टाइप है। इसमें प्राइवेट लिमिटेड है, पब्लिक लिमिटेड है, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है, और 1% कंपनी है। ठीक है। इतने ही रजिस्ट्रेशन रहते हैं। और मैं एक आपको सजेशन दे दूंगा, जब भी पार्टनरशिप करना चाहते हैं या कंपनी करना चाहते हैं, तो जो पार्टनर चूज करोगे आप, पार्टनर जब आप चूज करोगे, वो पार्टनर चूज करते समय बहुत केयरफुली चूज करना है। इंडिया में होता कैसे है, पार्टनर चूज करना है तो मेरा भाई है, मेरा रिश्तेदार है, मेरा, हम आजू बाजू रहते हैं, हमारी बहुत पुरानी पहचान है, या हम ऑफिस में कलीग है, ऐसे पार्टनर चूज किए जाते हैं। वैसे पार्टनर कभी भी मत चूज करो। पार्टनर कैसे चूज करना है, आप दोनों का इंटेंशन और मोटो सेम होना चाहिए। आप दोनों का इंटेंशन और मोटो सेम होना चाहिए। ओके। तो पार्टनरशिप चूज करते समय बहुत केयरफुली आगे जाना है। और एक थोड़ा सा निगेटिव बात बताऊंगा आपको। जितने पार्टनरशिप रजिस्टर होते हैं ना, उसमें से 80% पार्टनरशिप पहले 3 साल में बंद होते हैं। क्या बोल रहा हूँ, लिसन केयरफुली। 80% पार्टनरशिप पहले 3 साल में बंद हो जाते हैं। उसका रीजन एक है, बिजनेस उनका अच्छा रहता है, उनके आइडिया भी अच्छी रहती है, उनके कस्टमर अच्छे रहते हैं। दिक्कत आती है पार्टनरशिप में जो डिस्प्यूट रहता है ना, उसकी वजह से बंद हो जाते हैं। तो ध्यान रखो, पार्टनरशिप जब भी बनाओगे तो बहुत केयरफुली बनाओ। आपका और आपके जो पार्टनर का इंटेंशन और मोटो सेम होना चाहिए। ठीक है। और एक बात बताऊंगा आपको, आप अगर ग्राम पंचायत एरिया में रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं बिजनेस का, कौन सा एरिया में, ग्राम पंचायत एरिया में, आपको शॉप एक्ट उद्यम आपको कोई भी रजिस्ट्रेशन करके दे देगा। लेकिन एक ध्यान रखना है, ग्राम पंचायत एरिया में कर रहे हैं तो उसके लिए शॉप एक्ट तो निकालो ही। लेकिन उसके बाद जो पहले ग्राम सभा आएगी ना ग्राम पंचायत में, वो ग्राम सभा में आपके बिजनेस का रिजोल्यूशन एक पास करके ले दो। रिजोल्यूशन माने ठहराव। मेरे पहचान में एक शुगर फैक्ट्री थी, उन्होंने रिजोल्यूशन लिया नहीं था, वो शुगर फैक्ट्री 7 साल बंद थी। कितना, 7 साल बंद थी शुगर फैक्ट्री। किस लिए, सिर्फ उनके पास ग्राम पंचायत का रेजोल्यूशन नहीं था इसलिए। तो पूरा ध्यान रखो, रिजोल्यूशन आपको लेना ही लेना है। आगे जाते हैं हम। ये पार्टनरशिप का मैंने बताया, पार्टनर चूज करते समय बहुत केयरफुल रहना है आपने। तीसरा, और एक इंपॉर्टेंट बात इधर बताऊंगा मैं इस स्लाइड में। पार्टनरशिप कंपलसरी रजिस्टर करना है। वो स्टैम्प पेपर में बना के उसमें सब क्लॉज डाल के पार्टनरशिप डिपार्टमेंट जाके उधर पार्टनरशिप रजिस्टर करना है। अगर आपकी पार्टनरशिप रजिस्टर नहीं है, तो अगर कुछ हुआ 19-20, पुलिस केस करने की नौबत आ गई। तो अगर पार्टनरशिप रजिस्टर नहीं है, तो कोर्ट आपका कहना मानता नहीं है। तो कुछ भी करके पार्टनरशिप रजिस्टर करो। जो भी बंदा आपको पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन करके देने वाला है, तो उसके लिए बताओ कि भाई साहब हमारी पार्टनरशिप रजिस्टर करके दे दो। 2-4 पैसे ज्यादा जाएंगे तो जाने दो। इसमें एक सवाल है, नगर परिषद में अगर है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल काउंसिल और वो नगर परिषद रहते ना, तो उसमें ना, उसमें शॉप एक्ट इनफ रहता है, उसके लिए अलग से कुछ एनओसी लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे जाते हैं हम। अगर आपको ना एक्सपोर्ट करना है या पब्लिक से कुछ फंड्स उठाना है, तो ही आप कंपनी रजिस्टर करो। कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए उसके कंप्लायंसेस बहुत स्ट्रिक्ट है। और मैंने शुरुआत में बताया कि अगर कंप्लायंस नहीं किए तो आजकल तो पर डे फाइन लगता है। तो कंपनी, अगर ये बहुत जरूरी है आपको, तो ही कंपनी रजिस्टर करो।
कंपनी कब रजिस्टर कर सकती है उसका एक चार्ट मैंने बनाया है इधर। तो उसका मैं चार्ट आपको दिखाता हूँ। इसको हम डिसीजन मेकिंग चार्ट बोल सकते हैं कि कब हम पार्टनरशिप करेंगे, कब प्रोप्राइटरशिप करेंगे, कब हम कंपनी करेंगे। ओके, ये चार्ट में थोड़ा सा ध्यान दो। हम्म पहला है, अगर आपका खुद का फंड्स है, खुद के पास फंड्स है, आपको पब्लिक से फंड्स नहीं चाहिए। ध्यान दो, ठीक तरह से ध्यान दो। ये चार्ट आपको कभी किधर भी मिलने वाला नहीं है। अगर आपका खुद का फंड्स है, पब्लिक से फंड्स नहीं चाहिए, और आपको एक्सपोर्ट करना नहीं है, तो प्रोप्राइटरशिप फर्म रजिस्टर कर सकते हैं। मैं रिपीट करता हूँ, खुद का फंड से एक्सपोर्ट करना नहीं है, तो प्रोप्राइटरशिप फर्म ही रजिस्टर करो। अब कोई मुझे पूछेगा कि सर जी, प्रोप्राइटरशिप फर्म में एक्सपोर्ट कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। मैं प्रोप्राइटरशिप फर्म में एक्सपोर्ट कर नहीं सकते ऐसा नहीं बोला है। कन्वीनियंट आपको रहेगा कि एक्सपोर्ट करना है तो एलएलपी या कंपनी करो। प्रोप्राइटरशिप में भी कर सकते, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। नेक्स्ट वाला, फंड्स रेज्ड फ्रॉम फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स। अगर ये से एक्सपोर्ट करना नहीं है तो सिंपल पार्टनरशिप कर सकते हैं आप। ठीक है। अगर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो एलएलपी या प्राइवेट लिमिटेड के लिए आप जा सकते हैं। अगर फंड रेज फ्रॉम पब्लिक है, फंड रेज फ्रॉम पब्लिक है, लिमिटेड होल्डिंग अप टू 200 शेयर होल्डर, तो एलएलपी या पार्टनर प्राइवेट लिमिटेड कर सकते हैं। अगर उससे ज्यादा लोगों से आपको फंड्स लेना है तो पब्लिक लिमिटेड इज अ बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, आगे जाते हैं। ये चार्ट मैंने प्रेजेंटेशन में दिया है। अगर चार्ट कुछ समझ में नहीं आता बाद में तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज डाल सकते हैं आप। बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, बहुत सोच समझ के बनाया है मैंने। ये फार्मर प्रोड्यूसर का चार्ट है, आज के सेशन का वो पार्ट नहीं है। इसके ये जो चार्ट है ना, सामने जो स्लाइड आई है ना, इसका इंपॉर्टेंट आपको बताता मैं। हमारे गवर्नमेंट का एक सर्वे है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। उस सर्वे में, वो सर्वे किया गया था 2017-18 में, 17-18 में किया गया था। उस सर्वे में एक चीज उनके सामने आई थी कि जो स्टार्टअप रहते हैं ना, स्टार्टअप 70 to 75% स्टार्टअप पहले ही 3 साल में बंद हो जाते हैं। मैं पार्टनरशिप की बात नहीं कर रहा हूँ, पार्टनरशिप का अलग इशू था, ये स्टार्टअप की बात कर रहा हूँ। स्टार्टअप पहले 3 साल में बंद हो जाते हैं। आप बोलेंगे सर जी आप तो निगेटिव बोल रहे हैं। निगेटिव क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मुझे पता है कि जो स्टार्टअप वाले हैं गलती कहाँ करते हैं। ठीक है, उसका रीजन एक सामने आया। उसका रीजन क्या है? जो रोज का हिसाब किताब है वो स्टार्टअप वाले लिखते ही नहीं है। बड़ी कंपनी है तो अकाउंट, बड़ी कंपनियां में तो अकाउंटेंट रहते हैं। जो छोटे बिजनेसमैन या नए बिजनेसमैन रहते हैं वो थोड़ा सा लिखते नहीं है हिसाब किताब रोज का। मेरा कहना मान लो आप। हम्म अगर आपने भी शुरुआत से हिसाब किताब नहीं लिखा ना, आपने भी शुरुआत से हिसाब किताब नहीं लिखा ना रोज का रोज, तो मान लो मेरे पास सिर्फ 3 साल, उसके आगे नहीं जा सकते। गॉट इट? उसके लिए बहुत रीजन है। खुद पर एक्सपेरिमेंट मत करो। रोज का हिसाब किताब लिखे बगैर सोना ही नहीं है। ऐसा नहीं कि हिसाब किताब लिखने के लिए बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर चाहिए, बहुत बड़ी बड़ी वो बुक नोटबुक चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल एक बाजार में से नोटबुक लाओ, शुरुआत करो लिखने के लिए, अपने आप आपको डायरेक्शन मिल जाएगा। लेकिन रोज का एक्सपेंडिचर, रोज का रिसीट, रोज किसको क्रेडिट पे माल दिया, किसके पास क्रेडिट से माल आया, कितना माल आया, ये पूरा लिखे बगैर, उसका डॉक्यूमेंट का फाइलिंग किए बगैर आपने सोना ही नहीं है। अगर सो गए तो मान लो मेरी बात, सिर्फ 3 साल। गॉट इट? बहुत एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूं मैं। आगे जाते हैं हम। आपको ना उद्यम रजिस्ट्रेशन किसी ने बताया था? अगर बताया था तो यस लिखो। उद्यम रजिस्ट्रेशन कितने बताया था?
ओके ओके ओके, बताया था। क्यों करना है उद्यम रजिस्ट्रेशन? क्यों करना है उद्यम रजिस्ट्रेशन, करना क्यों है? आप में चैट से बॉक्स में कोई डाल भी सकते हैं। एक अनम्यूट करके बोल सकते हैं, बोल अगर सकते हैं, बोलना कुछ दिक्कत चाहते हैं। नहीं है। अनम्यूट करके बोल दीजिए। क्योंकि हम छोटा सा काम कर रहे हैं, जो जरूरी है। यस, और बिजनेस प्रूफ है, और ठीक है। इधर रिप्लाई आए, बिजनेस प्रूफ है, छोटा बिजनेस कर रहे हैं। ओके ओके ओके, कुछ दिक्कत नहीं है। मैं आपको उसका एक बेनिफिट बता देता, बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बेनिफिट बताता हूँ आपको मैं। लोन के लिए चाहे कोई बोल रहा है, गवर्नमेंट कड़े नोंद होते हैं, गवर्नमेंट के पास हमारा रिकॉर्ड रहता है, वो बोल रहा है, उसके एक अच्छा इंपॉर्टेंट बताता मैं। पहले एक सिचुएशन बताता, उसके बाद उसका इंपॉर्टेंट बताता। हम्म? मान लो आपने कुछ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस शुरू किया या ट्रेडिंग बिजनेस शुरू किया। आपने एक ट्रक फुल लोड मटेरियल बनाया और किसी को बेच दिया। उन्होंने पहले ट्रक लोड का आपको पैसा दे दिया। अब समझ लो, अब रिप्लाई मत दो, अब समझ लो मैं क्या बोल रहा हूँ। पूरे ध्यान दे के समझ लो। पूरा ट्रक लोड आपने लोड किया, मटेरियल बेच दिया, उसका पैसा आपके पास आ गया। आप बोलेगी अरे बहुत अच्छा कस्टमर है। दूसरा ट्रक लोड किया, वो मटेरियल बेच दिया उसी कस्टमर को, उसने पैसा दे दिया। आप बोलेगे यार दूसरे ट्रक का पैसा आ गया, बहुत अच्छी बात है। तीसरे ट्रक का भी आ गया, चौथे ट्रक का भी आ गया, पांचवें ट्रक लोड का वो बोल रहा है कि सर जी मेरे पास थोड़ी पैसों की दिक्कत है, आप मटेरियल बेच दो, मैं 4-5 दिन में आपको पैसा दे देता हूँ। आप बोलेंगे यार बहुत अच्छा कस्टमर है, 4 ट्रक का लोड का तो पैसा तो आ गया, इसका भी दे देगा, इसके पास कुछ दिक्कत चल रही है, थोड़ा पैसे का 19-20 चल रहा है। और याद रखो, जिसको फंसाना है ना आपको, वो बहुत आपके साथ मीठी बात करेगा, बहुत मीठी बात करेगा। और मान लो मेरी बात, जो बहुत मीठी बात करेगा वो आपको फंसाएगा, कन्फर्म फंसाएगा। तो आपने 5वां ट्रक लोड कर दिया, उनको मटेरियल बेच दिया, मटेरियल मटेरियल उनके पास पहुंच गया। उसके बाद आपने 4 दिन बाद कॉल किया, सर जी मेरा पैसा, वो बोलेगा सर जी 2 दिन में देता हूँ। फिर 8 दिन में कॉल किया, सर जी मेरा पैसा, वो भी लगा सर जी और 2-4 दिन दे देता हूँ। इससे 8 दिन गए, 15 दिन गए, 1 महीना गया, 2 महीने गए, 4 महीने गए। उसके बाद क्या करोगे आप? उसके बाद उसने मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया। रिकवर कैसे करोगे? तो उसमें एक उद्यम रजिस्ट्रेशन जब करते हैं तो उसमें एक प्रोसीजर है। तो हम क्या करते हैं अब, उद्यम की जो वेबसाइट है ना, उधर जाके देखते हैं कि क्या प्रोसीजर है इसके लिए। आपका पैसा तो रिकवर करके देता है गवर्नमेंट, तो रिकवर करके देने के लिए प्रोसीजर क्या है ये समझ लो। आपको सब्सिडी में बेनिफिट मिलेगा क्या? उद्यम रजिस्ट्रेशन के बाद मिलेगा। आपको बैंक लोन में के लिए बेनिफिट होगा होगा। उसके साथ ये प्रोसीजर आपको बता देता। मैं क्या करता हूँ, आपको वो वेबसाइट पे लेके जाता हूँ। सिर्फ मुझे 1 ही मिनट दे दो। आपको वेबसाइट दिख रही है सबको? एक वेबसाइट मैंने ओपन की, दिख रही है? ये लिखो अगर दिख रही है तो। यस यस। ओके ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। अब इस वेबसाइट में ना, हम्म, इधर लिखा है समाधान, दिख रहा है? ये मिस में समाधान, हम उस पर क्लिक करते हैं। देखते हैं गवर्नमेंट क्या हमारा समाधान करता है। ये मिस में समाधान की वेबसाइट दिख रही है अब? दिख रही तो यस बोलो, नहीं तो फिर मैं शेयर कर देता। ऐसा 1 2 3 4 5 6 ऐसा दिख रहा है? 1 मिनट, हाँ दिख रहा है दिख रहा है। ओके थैंक यू थैंक यू। ये क्या प्रोसीजर है बता दो आपको मैं। 1 2 3 4 5 जो लिखा है मिस में समाधान में, ये प्रोसीजर समझ लो।
इसमें क्या लिखा है, अगर आपका पैसा कोई दे नहीं रहा है तो आप उनके इस पोर्टल पे जाके ऑनलाइन केस फाइल कर सकते हैं। उस ऑनलाइन केस फाइल करने के बाद गवर्नमेंट उनको मेल भेजता है कि भाई साहब इन्होंने आपको मटेरियल दे दिया है, इनका पैसा दे दो। आपके अगेंस्ट कंप्लेंट आई है हमारे पास। अगर उसके बाद भी पैसा नहीं देता, 15 दिन में गवर्नमेंट का एक लेटर जाता है उनके पास कि भाई साहब इनके पास से आपने मटेरियल दिया है, लिया है, तो इनका पैसा आपने दिया नहीं है, तो ये पैसा दे दो भाई। इससे भी काम नहीं बनता है तो आप दोनों पार्टी को गवर्नमेंट बुला के लेता है उनके ऑफिस, आपके डॉक्यूमेंटेशन देखता है पूरा। उसमें क्या देखेगा, उनका परचेज, लिख लो मैं क्या बोल रहा हूं आप। उन्होंने आपको परचेस ऑर्डर दिया था क्या, आपने शो करना पड़ा, परचेस ऑर्डर दिया था, ये देखो सर परचेस ऑर्डर है। उसके बाद मटेरियल आपने सेल्स किया है तो उसका इनवॉइस है क्या, आप बोलेंगे सर जी उसका इनवॉइस है ये, ठीक है। उसके बाद बोलेंगे मटेरियल उनको डिलीवर हुआ, उसका प्रूफ है क्या, डिलीवरी चालान है क्या, आप बोलेंगे सर जी ये इनवॉइस के साथ डिलीवरी चालान अटैच किया है। क्या चाहिए, डिलीवरी चालान चाहिए आपको। ठीक है। अगर ये डॉक्यूमेंटेशन आपके पास है तो गवर्नमेंट बोल देगा भाई साहब आपको तो मटेरियल डिलीवर हुआ है, आप इनका पैसा दे दो। नहीं तो हमें कोर्ट का ऑर्डर निकालना पड़ेगा पैसा रिकवरी का, और आपके पास वो ऑर्डर देना पड़ेगा, एक पास एक ऑर्डर पुलिस स्टेशन में जाएगा। तो ये प्रोसीजर ही है। उसके साथ डॉक्यूमेंटेशन है कुछ, उसके लिए आपको थोड़ा सा लीगल, जो लीगल एक्सपर्ट है उनकी थोड़ा हेल्प लेना पड़ता है, लेकिन आपका पैसा मिल जाता है। समझ में आया? ओके, मैं इधर स्टॉप करता हूं। दूसरी एक बात बताऊंगा जाते जाते समय, इसकी जो वेबसाइट है माई एमएसएम, लिख लो। वेबसाइट क्या है, माई एमएसएमई, माई एमएसएमई वेबसाइट है। तो उस वेबसाइट पे आप आज विजिट करो। ये जो सामने दिख रहे हैं ना वेबसाइट, इसमें बहुत सारे ऐसे टैब है लेफ्ट साइड में। डेटा बैंक है, एमएसएमई ग्लोबल मार्ट है, जीरो डिफेक्ट है, पीएमजीपी है, एस्पायर पॉलिसी है। इसमें गवर्नमेंट की बहुत सारे सब्सिडी के स्कीम भी है, और गवर्नमेंट कैसे कैसे आपको हेल्प करता है उसकी भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। तीसरा, अगर आप गवर्नमेंट को ही कुछ मटेरियल मटेरियल बेचना चाहते हैं, उसका भी पोर्टल यही है, एमएसएमई संबंध। जेम पोर्टल किसने सुना है, जेम? ये एमएसएमई संबंध का जेम पोर्टल एक पार्ट है। तो आप गवर्नमेंट को मटेरियल सेल कर सकते हो। ठीक है, तो थोड़ा सा वेबसाइट में विजिट करो, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। मैं अब स्टॉप करता हूं इधर से, हम बैक टू हमारे पीपीटी भी जाते हैं। ठीक है, अब गॉट इट। हम रजिस्ट्रेशन पे आए थे। इधर रजिस्ट्रेशन का मैंने एक लिस्ट देख के रखा है, आपके रेफरेंस के लिए दिया है। उसमें आपके ऑर्गेनाइजेशन का पैन टैन चाहिए, शॉप एक्ट या ग्राम पंचायत एनओसी चाहिए। उसके बाद आपने बैंक में करंट अकाउंट ओपन किया करना है। तो आप बोलेंगे सर जी करंट अकाउंट क्यों ओपन करना है? करंट अकाउंट क्या है? करंट अकाउंट इज योर बिजनेस हिस्ट्री। क्या मैं बोल रहा हूँ, करंट अकाउंट शोज योर बिजनेस हिस्ट्री। उसके साथ और एक बात बोलूंगा, करंट अकाउंट शोज योर बिजनेस लॉयल्टी। अगर करंट अकाउंट में आपके कुछ चेक बाउंसेस है, ईएमआई बाउंसेस है, तो बैंक आपको लोन देता है क्या? नहीं देगा। तो बैंक बैंक लोन देते समय करंट अकाउंट क्यों मांगता है?
तो आपका बिजनेस हिस्ट्री देखेगा, बिजनेस लॉयल्टी देखेगा। आप जितनी अच्छी तरह से करंट अकाउंट संभालोगे ना, उतना आपका इंप्रेशन अच्छा जाएगा बैंकों के पास। और लोन लेते समय ये बहुत इम्पैक्ट करता है आपका। ठीक है। उसके बाद है जीएसटी रजिस्ट्रेशन है, फूड एंड ड्रग लाइसेंस है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए भी कुछ लिमिट्स है, वो आप आपके प्रोफेशनल से बात कर सकते हैं। फूड एंड ड्रग लाइसेंस, अगर फूड बिजनेस में कुछ काम कर रहे हैं तो फूड एंड ड्रग लाइसेंस है। उसके बाद पोल्यूशन रजिस्ट्रेशन है, अगर कुछ पोल्यूशन बन रहा है उसके लिए ऑब्वियसली कुछ कंडीशंस है, सबके लिए एप्लीकेबल नहीं रहता है, लेकिन थोड़ा सा याद रखिए कि हमें ये भी करना पड़ता है। मैं आपको प्रेजेंटेशन शेयर करने वाला हूँ एंड ऑफ द सेशन में। ठीक है, हम आगे जाते हैं। एक्सपोर्ट करना है क्या किसी को? अगर करना है तो यस लिखो। एक्सपोर्ट के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए क्या? हाँ, तो सब अवेयर है? यस सर, यस सर, आ रहे हैं जी सर, यस सर। ओके ओके ओके, एक्सपोर्ट का पूरा ध्यान दे दो। हम पास 5 या 7 मिनट्स में एक्सपोर्ट खत्म करने वाले हैं। वैसे तो एक्सपोर्ट बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन उसके लिए कौन से रजिस्ट्रेशन है, गवर्नमेंट आपको क्या क्या बेनिफिट देने वाला है, मैं तो आपको समझाऊंगा। पूरा कंसंट्रेशन चाहिए। पहला रजिस्ट्रेशन, आपका एंटिटी रजिस्ट्रेशन होने के बाद अगर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपके पास इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड या यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस चाहिए। ये कौन देता है? इश्यूड बाय डीजीएफटी। डीजीएफटी माने क्या? डीजीएफटी माने क्या, लिख के रखो, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ट्रेडिंग जो रेगुलराइज करता है, ये बॉडी है गवर्नमेंट की। इसको बोलते हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। आप गूगल पे सर्च करोगे तो उनकी वेबसाइट आपको मिल जाएगी। उसी वेबसाइट पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का रजिस्ट्रेशन करना है। उसी वेबसाइट पे आपको गवर्नमेंट से जो सब्सिडीज है उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और एक बात, एक एलयूटी रजिस्ट्रेशन है, जीएसटी के अंदर रहता है वो। अगर आपको एक्सपोर्ट करते समय विदाउट पेमेंट ऑफ जीएसटी करना है, एक बात ध्यान रखो, एक्सपोर्ट करते समय उसके लिए जीएसटी नहीं है, जीएसटी एग्जम्प्ट है एक्सपोर्ट करने के लिए, लेकिन उसके लिए एलयूटी चाहिए आपको। नेक्स्ट वन, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स एंड इट्स कंप्लायंसेस। तो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल क्या है, मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। ये लिख के रखो, क्या नाम है उसमें? एक्सपोर्ट प्रमोशन। एक्सपोर्ट क्या कर रहा है? प्रमोट कर रहा है, एक्सपोर्ट बढ़ा रहा है। उसके कुछ गवर्नमेंट के काउंसिल है, वो आपको कैसे हेल्प करने वाली है ये आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। और एक है ईसीजीसी लिमिटेड, मैंने इंटेंशनली शॉर्ट में लिखा है, आप लिख लो ईसीजीसी क्या है। एक्सपोर्टर्स क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन लिमिटेड। क्या है? एक्सपोर्टर्स क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन लिमिटेड। इसका मैं आपको इंपॉर्टेंट बताऊंगा एक स्टोरी के साथ। एक स्टोरी के साथ शुरुआत करते हैं। मान लो आपको एक एक्सपोर्ट की ऑर्डर मिल गई। एक्सपोर्ट जो इंपोर्ट कर रहा है वो बंदा बैठा है अफ्रीका में। मैंने इंटेंशनली अफ्रीका बताया, वो बंदा किधर बैठा है? अफ्रीका में। उसने बताया कि भाई मुझे ना एक कंटेनर, एक कंटेनर मुझे गेहूं बेच दो। एक कंटेनर क्या चाहिए? गेहूं चाहिए। ठीक है। तो आपने क्या किया भाई, एक्सपोर्ट की तो ऑर्डर आ गई है, तो एक कंटेनर गेहूं लोड किया और आपने बोट में डाल दिया कंटेनर वो। और बोट निकली, पोर्ट से निकल गई। पोर्ट से बोट निकलने के बाद 2-3 घंटे के बाद बोट डूब गई। बोट क्या हो गई? डूब गई। तो आपका पैसा कौन देगा? वो अफ्रीका वाला बोलेगा मुझे तो मटेरियल मिला नहीं है। आप बोलेंगे इधर से मटेरियल मैंने बेच दिया है, एक्सपोर्ट कर दिया है। आपका पैसा कौन देगा? सेकंड सिचुएशन, मान लो आपने मटेरियल इधर से एक्सपोर्ट किया, कंटेनर वो बोट जा रही है, रास्ते से जा रही है,
रास्ते में तूफान आ गया तो कंटेनर में पानी घुस गया, तो आपका पूरा गेहूं खराब हो गया। तो उधर अफ्रीका में जब कंटेनर पहुंचा और इंपोर्टर ने देखा कि गेहूं में तो पूरा पानी भरा पड़ा है, कंटेनर में पूरा पानी भरा पड़ा है, गेहूं तो पानी में ऐसा तैर रहा है, तो वो आपका पैसा देगा क्या? उस सिचुएशन में आपको पैसा कौन देगा? तीसरी बात, बहुत अच्छा हुआ कि एक्सपोर्ट हुआ, कंटेनर उसको अच्छी तरह से मिल गया, लेकिन वो पार्टी ही फ्रॉड निकली, जिसने इंपोर्ट किया अफ्रीका में पार्टी फ्रॉड निकली। उस समय किसके पास से पैसा ले लगे? और अफ्रीका बहुत डेंजर कंट्री है, उधर पैसा रिकवरी करने जाले वो गन लगाते है दिमाग। तो आपको हेल्प करने वाली ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट ने बना के रखी है, उसका नाम है एक्सपोर्टर क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन। इस सिचुएशन में वो कितना पैसा देता है आपको? 90% पैसा देता है। मान लो 1 लाख रुपए का कंटेनर है, 90,000 ऑन दी स्पॉट पैसा देता है। आपका मटेरियल रास्ते में डूब गया, समुद्र में डूब गया, आपका मटेरियल खराब हो गया, उधर मिल गया तो भी पैसा नहीं मिला, माने इंपोर्टर को मटेरियल तो मिल गया लेकिन वो पैसा नहीं दे रहा है, तो एक्सपोर्टर क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन आपको 90% पेमेंट दे देता है। उसका नाम में लिखा एक्सपोर्टर्स क्रेडिट गारंटी, गारंटी दे रहे हैं आपको। समझ में आ गई? और दूसरा बहुत अच्छा बेनिफिट एक्सपोर्ट करते समय इस ईसीजीसी का, एक्सपोर्ट करते समय हमें ना कंट्री प्रोफाइलिंग बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है? कंट्री प्रोफाइलिंग। उस कौन से कंट्री में पैकिंग के क्या नॉर्म्स है, कौन से फूड एंड ड्रग के नॉर्म्स है, इधर बैठ के आपको पता नहीं है। कौन से कंट्री में फ्रॉडुलेंट इंपोर्टर है, ये आपको इधर बैठ के पता नहीं है। तो ये ईसीजीसी वाले के पास ये सब की लिस्ट रहती है। हम उसको कंट्री प्रोफाइलिंग बोलते हैं। उस कंट्री के नॉर्म्स क्या है, पैकिंग के नॉर्म्स क्या है, फूड एंड ड्रग के नॉर्म्स क्या है। तो ये कंट्री प्रोफाइलिंग ईसीजीसी के वाले के पास रेडीमेड मिल जाता है। तो ये आपको बेनिफिट रहेगा कि कौन से कंट्री में क्या एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उसके नॉर्म्स क्या है, ये आपको रेडीमेड इंफॉर्मेशन ईसीजीसी वालों के पास मिल जाएगी। उसकी कुछ कंडीशन है, वो उसके लिए कुछ पैसा भी लेते हैं लेकिन इंफॉर्मेशन तो मिलता है आपको। उसके बाद बैंक गारंटी है, वो केस टू केस डिपेंड रहता है। अब इसमें ना एक एक्सपोर्टर प्रमोशन काउंसिल है, ये आपको मैं बताता क्या है। हमारे गवर्नमेंट ने क्या किया है, हमारे इंडिया से एक्सपोर्ट के लिए, एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए, एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए हर एक प्रोडक्ट के लिए काउंसिल बनाए हैं। और ये काउंसिल उस एक्सपोर्टर को हेल्प करने के लिए बनाए हैं। मान लो आप टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, माने कपड़ा एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, उसके लिए काउंसिल अलग है। मान लो आप ओनियन एक्सपोर्ट करना चाहती है तो उसके लिए काउंसिल अलग है। तो हर एक प्रोडक्ट के हिसाब से काउंसिल बनाया है, और वो काउंसिल उसी प्रोडक्ट में एक्सपर्ट रहते हैं। तो वो क्या करते हैं, आपको ट्रेनिंग भी देते हैं। वो आपका B2B रहता है ना, B2B सेमिनार रहते हैं, बिजनेस टू बिजनेस रिलेशन डेवलप करने के लिए, वो भी वही लेते हैं। तो आपको उनकी मेंबरशिप लेना पड़ता है, उसके साथ आपको उनकी इंफॉर्मेशन मिलना शुरू होता है। और तीसरी सबसे अच्छी बात करता है एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, क्या करता है, आपको ट्रेड लीड देगा। ट्रेड लीड क्या रहता है पता है? ट्रेड लीड क्या रहता है, अगर आपके पास ओनियन है और दुबई में कोई इंपोर्टर बैठा है, ट्रेडर, उसको ओनियन चाहिए, तो वो हमारी जो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है उस पर लीड डालता है कि मेरे भाई मेरे को ओनियन चाहिए, इस साइज में चाहिए, इस पैकिंग में चाहिए। तो ये ऑर्डर मिल जाता है, और ये ऑर्डर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल आपको ला के देता है। उनकी वेबसाइट पर पड़ा रहता है। दोनों लीड सीख लो, एक एक इंपोर्ट लीड रहता है और एक एक्सपोर्ट लीड रहता है, दोनों लीड सीख लो। अब ये मैंने क्या किया है, ये लिस्ट बना के रखा है एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का। उसमें पहला क्या है,
अप्रैल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। सेकंड वाला क्या है? बेसिक केमिकल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। कारपेट, कैशो, हैंडीक्राफ्ट है। बहुत सारे, इनकी वेबसाइट में जाके देखो, बहुत सारा इंफॉर्मेशन पड़ा है उधर। हम्म। उसके बाद क्या है? जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट है, हैंडलूम है, ऑयल सीड है, इंडियन सिल्क है, जूट है। जूट जूट एक्सपोर्ट करने के लिए इंडिया और बांग्लादेश पूरे वर्ल्ड में टॉप में है। प्लास्टिक एक्सपोर्ट है। पूरा एक लिस्ट बना के रखा है, आप उनकी वेबसाइट पे जाके इंफॉर्मेशन देख लो। आपको धीरे धीरे से डायरेक्शन मिल जाएगा। ठीक है, आगे जाते हैं हम। ये एक एग्जाम्पल के लिए मैंने अपेडा की जो एक्सपोर्ट प्रमोशन का के काउंसिल है उसकी वेबसाइट का जो होम पेज रहता है उसका एक स्क्रीनशॉट मैंने इधर रखा है। इधर क्या क्या है? रजिस्टर एज ए मेंबर, एक्सपोर्टर्स लॉगिन, गवर्नमेंट पीएसयू, अदर इन्फॉर्मेशन पूरे। इधर नीचे ट्रेड लीड्स लिखा है। क्या है? ट्रेड लीड्स भी लिखा है, तो ऐसा लीड्स भी देते हो। ठीक है, आगे जाते हैं हम। अब सेकंड लास्ट पार्ट है सब्सिडी का। पूरा ध्यान चाहिए, सब्सिडी कौन कौन कैसे कैसे देने वाले गवर्नमेंट आपको। एक एक बात याद रखो, जैसा एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल हर एक प्रोडक्ट के लिए अलग अलग है, वैसा प्रोडक्ट के हिसाब से मिनिस्ट्री भी अलग अलग है। जो कॉमर्स मिनिस्ट्री है जो कॉमर्स मिनिस्ट्री है वो उनके हिसाब से इंडिया में कौन से प्रोडक्ट का प्रमोशन करना है उसके हिसाब से सब्सिडी डिक्लेयर करती रहती है। तो एग्जांपल बताता हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग जो है, तो फूड एक्सपोर्ट के फूड मैन्युफैक्चरिंग के लिए सब्सिडी देगा। कौन देगा? मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग। तो वो लिख के रखो आप, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग ऑफ इंडिया। तो आपको उनकी वेबसाइट पे जाके पता चलेगा कि क्या क्या सब्सिडी उनकी अवेलेबल है। टेक्सटाइल मिनिस्ट्री अलग है, टेक्सटाइल प्रमोशन के लिए है। तो मैं इधर है ना, इधर आपको दो तीन सब्सिडी एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं बताऊंगा। क्या बताऊंगा? एग्जाम्पल के तौर पे। उसके बाद बैंक फाइनेंस का थोड़ा इंफॉर्मेशन दे दूंगा, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर ले लेंगे। ठीक है। ये जो सामने जो आपको प्रेजेंटेशन दिख रहा है, ये सब्सिडी के लिए एप्लीकेशन करते समय कौन से प्रिकॉशन लेना है उसका मैंने लिस्ट बना के रखा है। उसका मैंने लिस्ट बना के रखा है। तो ये तो लिस्ट है, इसके साथ आप लिस्ट के साथ भी आप क्वेश्चन आंसर करोगे तो आपको काम हो जाएगा। अब सब्सिडी कैसे, बताता हूँ आपको सब्सिडी कैसे कैसे रहता है। थोड़ा एक बैकग्राउंड बताता हूँ। ध्यान दे दो आप, पूरा ध्यान दे दो। थोड़ा डिफिकल्ट है, समझने के लिए भी डिफिकल्ट है, लेकिन ध्यान दे दो पूरा। मैं ट्राई करता हूँ पूरा। हमारे इंडिया में ना एक स्टेट गवर्नमेंट रहता है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट रहता है। एक क्या रहता है? राज्य सरकार और केंद्र सरकार। जो स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी निकालता है वो एरिया बेस्ड सब्सिडी निकालता है। एरिया बेस्ड माने क्या? कौन सा उस स्टेट में एरिया डेवलप है, कौन सा एरिया अंडर डेवलप है, कौन सा एरिया डेवलप नहीं है, तो उसकी लिस्ट स्टेट गवर्नमेंट के पास रहती है। जिस जो एरिया ज्यादा डेवलप नहीं है उसमें ज्यादा सब्सिडी देता है स्टेट गवर्नमेंट, और जो एरिया डेवलप है उसमें सब्सिडी कम देगा। अब थोड़ा एग्जाम्पल के तौर पे महाराष्ट्र का एग्जाम्पल देता आपको। महाराष्ट्र में मुंबई डेवलप है, तो मुंबई में स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी देगा नहीं। मुंबई डेवलप है, पुणे डेवलप है, सब्सिडी देगा नहीं। गडचिरोली कम डेवलप है, गडचिरोली नक्सलिज्म अफेक्टेड एरिया है, तो उधर सब्सिडी ज्यादा देगा। जिधर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कम है उधर सब्सिडी ज्यादा देगा। उसके हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए सब स्टेट सेम है। सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा नहीं बोल सकता कि कर्नाटक में हम सब्सिडी देंगे नहीं, लेकिन महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा सब्सिडी देंगे, ऐसा नहीं कर सकता। उनके लिए सब स्टेट सेम है। तो जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट पॉलिसी निकालेगा वो प्रोडक्ट बेस्ड पॉलिसी निकालेगा। कौन सा प्रोडक्ट का प्रमोशन ज्यादा करना है इंडिया में। प्रोडक्ट बेस्ड पॉलिसी कैसे निकलता है?
टेक्सटाइल पॉलिसी, डेयरी डेवलपमेंट पॉलिसी, फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी। अगर फूड प्रोसेसिंग में कोई भी बिजनेस करना चाहता है, किसी भी स्टेट में करना चाहता है, तो सब्सिडी सेंट्रल गवर्नमेंट सेम ही दे देता है सबको। फूड प्रोसेसिंग में सेंट्रल गवर्नमेंट का 30% या 5 करोड़, उतना सब्सिडी, 30% या 5 करोड़ तक। ठीक है। और स्टेट गवर्नमेंट की अलग अलग पॉलिसी वो खुद निकालता है। सेंट्रल गवर्नमेंट पॉलिसी निकालते समय और एक ध्यान देता है, जो 7 हमारे सिस्टर्स बोलते हैं, 7 सिस्टर स्टेट, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, उत्तरांचल, उधर, तो उधर थोड़ा ज्यादा सब्सिडी देता है। मान लो हमारे इधर 35% दिया, तो उधर 50% दे देगा। और मेरा कहना है देना ही चाहिए। उधर बहुत डिफिकल्ट है, पूरा माउंटेन एरिया है, और लोगों को जीने की तकलीफ है, बिजनेस कौन लगाता है उधर, तो उधर सब्सिडी ज्यादा देना ही चाहिए। बॉर्डर एरिया है, दिक्कतें बहुत ज्यादा है, उधर लोगों को देना ही चाहिए। तो हम क्या करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट की एक सब्सिडी, सेंट्रल गवर्नमेंट की एक सब्सिडी समझ लेते हैं, और उसके बाद हम फाइनेंस पे जाएंगे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की इधर एक सब्सिडी मैंने लिखा है, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। तो ये समझ लेते पहले, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। ये प्रोग्राम किसी प्रोडक्ट बेस्ड प्रोग्राम नहीं है, ये प्रोग्राम एरिया बेस्ड भी नहीं है, ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है। ठीक है। तो इसमें पहला एलिजिबिलिटी क्या है वो देखना पड़ता है। अब कौन सी भी सब्सिडी देखते समय इलिजिबल क्या क्या है ये देखना पड़ता है। तो इसमें एलिजिबल क्या लिखा है, एनी पर्सन अबव 18 ईयर्स। इधर पार्टनरशिप लिखा है क्या, इधर कंपनी लिखा है क्या। आप पार्टनरशिप पर रजिस्टर करोगे और बोलेंगे कि सर जी हमें पीएमजीपी में सब्सिडी चाहिए, मिलता ही नहीं है, मिलता ही नहीं है। ठीक है। इसके लिए सब्सिडी का क्राइटेरिया पहले देख लो। उसके बाद क्या है, देर विल बी नो एग्जिस्टिंग इनकम सीलिंग लिमिट। आपका एग्जिस्टिंग इनकम क्या है, उसका कुछ सीलिंग लिमिट नहीं है। आप ईयरली 1 लाख कमाते हो या 1 करोड़ कमाते हो, कुछ उसका कुछ ये नहीं है, लिमिट नहीं है। नीचे क्या लिखा है, फॉर न्यू प्रोजेक्ट ओनली। आप प्रोजेक्ट डाल देंगे, उसके बाद सब्सिडी के लिए अप्लाई कर देंगे, गलत, सब्सिडी मिलेगा नहीं। नया प्रोजेक्ट शुरू करते समय सब्सिडी के लिए एप्लीकेशन करना पड़ता है। ओके। ये सब्सिडी का चार्ट है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बिजनेस करना चाहते हैं तो मैक्सिमम सीलिंग लिमिट है, प्रोजेक्ट कॉस्ट 50 लाख। सर्विस सेक्टर में है तो 20 लाख। सब्सिडी मिलेगा कितना, सब्सिडी मिलेगा कितना, अगर आपका बिजनेस अर्बन एरिया में है तो आपको जनरल कैटेगरी में है, अर्बन एरिया में है 15% सब्सिडी है, और रूरल एरिया में है तो 25% सब्सिडी है। स्पेशल कैटेगरी में है इंक्लूडिंग SC ST माइनॉरिटीज, वुमन, वुमन फ्रॉम एनी कास्ट। अर्बन एरिया में है तो 25% सब्सिडी है, और रूरल एरिया में बिजनेस करना चाहते हैं तो 35% सब्सिडी है। अब मुझे एक आंसर दे दो, अर्बन एरिया मीन्स क्या और रूरल एरिया मीन्स क्या। व्हाट इज अर्बन, व्हाट इज रूरल। लिख सकता है कोई। अर्बन सिटी, अर्बन इज द सिटी एंड रूरल इज विलेज। वैसा ही सिखाया स्कूल में भी, हमें वैसा ही सिखाया है। रूरल माने विलेज, अर्बन माने सिटी। वैसा नहीं है, वैसा सब्सिडी में नहीं रहता है। सब्सिडी में कैसा रहता है, लीगल लैंग्वेज में हर एक वर्ड का मीनिंग निकालना पड़ता है। तो इधर 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 प्रेजेंटेशन मैंने लिख के रखा है। तो रूरल माने क्या, नीचे देखो प्रेजेंटेशन में, इसी प्रेजेंटेशन में देखो नीचे, रूरल एरिया मीन्स अ विलेज टाउन ऑफ विच पॉपुलेशन डज नॉट एक्सीड 20,000 persons।
ये सब्सिडी का क्राइटेरिया है। आप खुद के क्राइटेरिया नहीं लगा सकते इधर। अर्बन माने सिटी, रूरल माने विलेज, ऐसे खुद के क्राइटेरिया नहीं लगा सकते। सब्सिडी के डॉक्यूमेंटेशन अच्छी तरह पढ़ना सीखो। सब्सिडी के डॉक्यूमेंटेशन में कहने क्या चाह रहा हूं इधर, जो भी सब्सिडी का डॉक्यूमेंटेशन आप निकालोगे ना वेबसाइट से, वो थोरली थोरली रीड करो। क्या लिखा है इधर? रूरल एरिया मीन्स अ विलेज टाउन ऑफ विच पॉपुलेशन डज नॉट एक्सीड 20,000 पर्सन। ये सब्सिडी क्राइटेरिया है, आपका और मेरा नहीं है। नेक्स्ट, इस सब्सिडी के लिए एप्लीकेशन कहाँ करना है, इसकी वेबसाइट इधर ला के रखी है मैंने। वेबसाइट में जाओगे तो आपको इधर इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। पीएमजीपी टैब है इसी वेबसाइट में, हमने देखी थी। जो उद्यम का मैंने आपको बात बताई थी ना, उसी टाइम ये वेबसाइट मैंने आपको दिखाई थी। इस वेबसाइट में पीएमजीपी के लिए एप्लीकेशन करना है तो आप इधर पीएमजीपी के टैब पे क्लिक करो, इंफॉर्मेशन आपको मिलती जाएगी। गॉट इट? और इस वेबसाइट का थोड़ा स्टडी करो और बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। महाराष्ट्र में जो लोग हैं महाराष्ट्र से, उनके लिए सेम एक सब्सिडी है, चीफ मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। सिमिलर सब्सिडी है, कुछ डिफरेंस नहीं है। पीएमजीपी पीएमजीपी जैसी है वैसी ही सीएमजीपी है। सिर्फ एडिशनल एक पॉइंट है, मैं आपको बताऊंगा। इसमें पार्टनरशिप फर्म अलाउ किया है। क्या अलाउ किया है? पार्टनरशिप फर्म और सेल्फ हेल्प ग्रुप, बचत गट भी अलाउ किए हैं। बाकी पूरा सेम सब्सिडी है, कुछ डिफरेंस नहीं है। जो महाराष्ट्र के लोग रहेंगे उनके लिए ये वेबसाइट दिया के रखा है, अलग वेबसाइट है इसलिए मैंने दिखाया है। कर्नाटक में भी ऐसा सब्सिडी है, चीफ मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम फॉर द कर्नाटका स्टेट। आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, आपके स्टेट में कोई ऐसा सिमिलर सब्सिडी है क्या। लास्ट वन है, एक एग्जाम्पल के तौर पे, एरिया बेस्ड जो सब्सिडी रहता है उसका नाम रहता है पैकेज स्कीम ऑफ इंसेंटिव। हर एक स्टेट में रहता है ये सब्सिडी। कहाँ रहता है? हर एक स्टेट में रहता है। और इधर कुछ क्राइटेरिया नहीं है आप कितना बड़ा प्रोजेक्ट लगाओगे। 1 करोड़ का लगाओ, 100 करोड़ का लगाओ, 500 करोड़ का लगाओ, 1,000 करोड़ का लगाओ, या 5,000 करोड़ का प्रोजेक्ट लगाओ, स्टेट गवर्नमेंट इसके तहत आपको सब्सिडी दे देता है। हम सुनते हैं ना, महाराष्ट्र से 2-4 प्रोजेक्ट गुजरात गए, गुजरात से 2-4 प्रोजेक्ट यूपी में गए, यूपी के 4 प्रोजेक्ट हैदराबाद में गए, हैदराबाद के 4-5 करोड़ कर्नाटका गवर्नमेंट लेके गया। क्यों लेके गया? ये सब्सिडी का उनके पास शस्त्र है। तो ये स्टेट गवर्नमेंट बिजनेस वालों को बेनिफिट देता है। क्या क्या बेनिफिट देता है? जब बिजनेस वाले खुद के बिजनेस के लिए लैंड परचेस करते हैं, उस समय स्टैम्प ड्यूटी हेवी जाती है, स्टैम्प ड्यूटी में माफी देगा। इंटरेस्ट में महाराष्ट्र गवर्नमेंट, जो लोन का इंटरेस्ट रहता है ना, जो भी लोन लेंगे वो बिजनेस वाले, महाराष्ट्र गवर्नमेंट 5% सब्सिडी सब्सिडी देता है। कर्नाटक गवर्नमेंट 6% सब्सिडी देता है। गुजरात गवर्नमेंट 4% सब्सिडी देता है, लोन में 10 साल तक देता है। उसके बाद पावर टैरिफ, इलेक्ट्रिसिटी जो बिल आता है ना, उसमें कुछ माफी मिलता है, जीएसटी में कुछ माफी मिलता है, मार्केटिंग के लिए हेल्प करता है। ऐसे बहुत सारे बेनिफिट हर एक गवर्नमेंट बिजनेस वालों को देता है, ताकि वो बिजनेस उस स्टेट में रहे, उस स्टेट में लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाए। ठीक है, हम आगे जाते हैं। मैंने अभी आपको बताया था, जो जो लोग फूड बिजनेस में ऑपरेट करना चाहते हैं, उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का एक सब्सिडी है, मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग का। तो उसको बोलते हैं ये नाम याद नहीं आ रहा है,
हम्म, ठीक है, मैं आपको नाम व्हाट्सएप कर दूंगा। मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग की वेबसाइट पे जाके उधर आप फूड प्रोसेसिंग की सब्सिडी चेक कर सकते हैं। फूड प्रोसेसिंग के अलग है, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के अलग सब्सिडीज है। उत्तराखंड में कोई पूछ रहा है, उत्तराखंड में है क्या? सब स्टेट में है, सब स्टेट में ये एप्लीकेबल है। आपको अगर सब्सिडी का पूरा इंफॉर्मेशन चाहिए ना, तो आपके जो जिला रहता है, जिला जिला में जिला उद्योग केंद्र रहता है, उधर आप अगर विजिट करते हैं तो वो जो जिला उद्योग केंद्र के लोग रहते हैं, वो आपको कोऑर्डिनेशन के लिए बैठे रहते हैं कि आप कौन सा बिजनेस कर रहे हैं, और उस बिजनेस के लिए उस स्टेट में कौन से सब्सिडीज अवेलेबल है। नाम ही उसका है जिला उद्योग केंद्र। तो आपको आपके स्टेट में कौन क्या क्या अवेलेबल है, उसकी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ठीक है। किसान संपदा योजना, हाँ याद आया, किसान संपदा योजना उसका नाम वैसा है। और एक किसी ने पूछा था कोल्ड स्टोरेज क्या है। मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग में कोल्ड स्टोरेज के लिए भी सब्सिडी है। आप उस वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। उसको कोल्ड चेन की सब्सिडी अलग है, किसान संपदा के अंडर कोल्ड चेन सब्सिडी अलग है। ठीक है। 15 मिनट बचे हैं। थोड़ा सा बैंक फाइनेंस का आपको बताऊंगा, एक 2-3 मिनट में हम खत्म कर देंगे। पूरा इंफॉर्मेशन इस प्रेजेंटेशन में है ही। बैंक फाइनेंस के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लिस्ट लगने वाला है, उसका भी लिस्ट मैंने इधर बना के रखा है। लेकिन उसके सिवाय कुछ इंफॉर्मेशन आपको मैं देना चाहता हूं, मैं आपको अभी 2-4 मिनट में दे दूंगा। लिसन केयरफुली। आप जब भी बैंक में जाओगे ना, जब भी बैंक में जाओगे बैंक फाइनेंस के लिए, बिजनेस का पूरा प्रिपरेशन करके जाओ। तो क्या लिखा है इधर? बिजनेस का नॉलेज आपको चाहिए बैंक फाइनेंस में के लिए। बैंक में मीटिंग के लिए जाते हैं तब बैंक मैनेजर पूछेगा, आप बिजनेस क्यों कर रहे हैं? आप बिजनेस क्यों कर रहे हैं? कोई आंसर दे सकता है? आप बिजनेस क्यों कर रहे हैं, दे सकता है कोई? चैट बॉक्स में डाल दो, बिजनेस क्यों करना चाहते हैं। मैं डाल दो ना, पैसा कमाना चाहता है, या मम्मी पापा बोल रहे हैं कि बिजनेस करो भाई, उसके लिए बिजनेस करना, डाल दो, जो भी आपके मन में है, डाल दो। सॉल्विंग प्रॉब्लम, अब अच्छी बात, सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ कंपनी, बहुत अच्छी बात। फैमिली को चलाने के लिए, ओके। आइडेंटिफाइंग डिमांड, बिजनेस प्रकृति का सुरक्षा, जनरेट द एम्प्लॉयमेंट, बहुत अच्छी बात। पैसा कमाना है, सपोर्ट इकोसिस्टम, नफा और रोजगार निर्मित, फैमिली सपोर्ट, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। एक बात याद रखो, जिसको बिजनेस करना है ना, कौन सा बिजनेस लाइफ में करो, कौन सा भी बिजनेस करो, बिजनेस मन से आना चाहिए। इधर से, इधर से क्या, बिजनेस करने में ना हमें मजा आना चाहिए। किसी का बर्डन है, या कोई बोल रहा है बिजनेस करो भाई, तो वो मजा, पैशनेट, इधर कितनी लिखा, पैशन चाहिए बिजनेस का। क्या चाहिए? पैशन। कौन सा बिजनेस करो लाइफ में, कोई बिजनेस छोटा बड़ा नहीं रहता है। आप वड़ा पाव का ठेला लगाओ, मन से काम करना है। या आप सॉफ्टवेयर कंपनी शुरू करो, मन से काम करना है। बिजनेस करते समय रोज मजा आना चाहिए, खुद को लिए मजा लगना चाहिए, तो बिजनेस अच्छा बनता है। पैसा तो मिल जाएगा आपको, कस्टमर भी मिल जाएंगे, इकोसिस्टम भी तैयार होगी, एम्प्लॉयमेंट भी लोगों को मिल जाएगा। आपको मजा आना चाहिए, मन से बिजनेस करना है, जो भी करना है। ठीक है। इसके आगे देखते हैं। आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा चाहिए। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा बहुत अच्छा इंग्लिश इंग्लिश बोलना आना चाहिए। बिजनेस करते समय वो बैंक वाला देखता है कि ये कस्टमर को कन्विंस कर सकता है नहीं कर सकता है, इसलिए आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा चाहिए। आपका ड्रेस कोड भी अच्छा चाहिए। ड्रेस कोड क्यों अच्छा चाहिए? मैं ऐसा नहीं बोला ब्लेजर वगैरह पहन के जाओ, थोड़ा ठीक ठाक कपड़े पहन के जाओ, या बिजनेस में लगने चाहिए यार, क्लीनलीनेस चाहिए। रिपेमेंट कैपेसिटी देखेगा आपका, यदि आपकी रिपेमेंट की कैलकुलेशन क्या है वो भी बैंक मैनेजर पूछेगा। ठीक है। उसके साथ और बहुत सारे सवाल पूछते हैं, उसका मैंने लिस्ट बना के रखा है इधर। क्या रखा है? आपका अप्रोच कैसा चाहिए,
ये लिस्ट मैंने बना के रखा है। हम्म। तो ये लिस्ट का आंसर लिखोगे तो आपका प्रेजेंटेशन बैंक में अच्छा बनेगा, इंप्रेशन अच्छा बनेगा। पूरा लिस्ट बना के रखा है मैंने। ठीक है। थोड़ा मराठी में लिखा है, महाराष्ट्र के लिए बनाया था एक बार मैंने प्रेजेंटेशन, ये तो मराठी में लिख के रखा था। कोई महाराष्ट्र से ये तो ये भी मराठी में पढ़ सकता है। बैंक फाइनेंस के लिए जो डॉक्यूमेंट की लिस्ट लगने वाला है, ये लिस्ट मैंने बना के रखी है, इसका रेफरेंस ले लो। आपका 90% काम इधर से हो जाएगा। और लास्ट वन, टाइम बहुत कम बचा है, 10 मिनट बचे हैं। तो मैंने मेरा इधर कांटेक्ट नंबर दिया है, मेरा मेल आईडी दिया है। इसका स्क्रीनशॉट निकालो या नोटबुक में लिख के रखो। जो भी आपको दिक्कत है, आप व्हाट्सएप मैसेज मुझे कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। ऑफिस का एड्रेस है, मेरा मेल आईडी भी है, मेरा कांटेक्ट नंबर भी है। बिजनेस शुरू करते समय या शुरू होने के बाद भी जो भी दिक्कतें आने वाली है, लीगल कंप्लाइंस में कुछ दिक्कतें आने वाले हैं, यू यू आर फील फ्री टू आस्क द क्वेश्चन। ये प्रेजेंटेशन मैं आपको व्हाट्सएप पे डालने वाला हूँ, अभी डाल देता। ग्रेट। ओके। और अगर किसी का कुछ सवाल है, सवाल तो आने वाले हैं, आने ही यस। चाहिए, बहुत सारे आने चाहिए। तो आप बाद में पूछ सकते हैं, अभी पूछ सकते हैं सवाल। बिजनेस करते समय सवाल बहुत आने चाहिए, ठीक है, हाँ। तभी बिजनेस में मजा आता है। ठीक है, आपके कुछ अभी सवाल हम हो तो पूछ सकते हैं आप। अभी हमारे पास 10 मिनट हैं, तो 10 मिनट में आप लोगों का कुछ सवाल है तो आप लोग अभी क्लैरिफाई कर ले सकते हैं। नहीं को कुछ सवाल है? आप अगर सवाल है तो हैंड रेज कीजिए। हाँ, संतोष जी, आप अनम्यूट करके आप बता सकते हैं क्या सवाल है आपका। मिस्टर संतोष, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क द क्वेश्चन। यू नीड टू अनम्यूट, आप म्यूट में हैं। आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं, नहीं वो म्यूट में है, आपको अनम्यूट करना है। ये सब सिर्फ मशीन वर्क के लिए ही होती है क्या? ये इनका एक प्रश्न है कि ये सारे जो आपने बताया, ये सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए ही होता है या सर्विस के लिए भी? सब्सिडी, अपने सब्सिडी की बात कर सब्सिडी रहे के। हैं। सब्सिडी दोनों को रहता है, सर्विस सेक्टर में भी सब्सिडीज है और मैन्युफैक्चरिंग में भी है। उधर सब सर्विस सेक्टर का अलग क्राइटेरिया है, मैन्युफैक्चरिंग के अलग क्राइटेरिया है, लेकिन दोनों के लिए सब्सिडी है। ओके। सचिन जी, नमस्ते ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। हम्म। एक्चुअली सर, आपने बिजनेस के बारे में बहुत अच्छी सी और जो बिजनेस के लिए रूट है वो मालूमात दिए है। और ये सब मालूमात हमको ऐसा सही में नहीं थी। तो अपने प्रेजेंटेशन भी भेजा, वो भी हमारे लिए बहुत सारा महत्वपूर्ण है। तो सचिन जी, आपने जो ये बताया था कि रेगुलर रिकॉर्ड रखना है, ये दो तीन चीजें हम सही में, अभी मेरा बिजनेस 4 साल से स्टार्ट था, लेकिन आज करूंगा कल करूंगा ऐसा सोचता था, और जितना ऑनलाइन वगैरह होता था वही होता था। मेरा हम्म। मसाले का बिजनेस है, स्पाइसेस का। सिर्फ हम्म। मसाले बोल के ब्रांड तैयार किया है पिछले 4 साल से। कोल्ड प्रेस मसाले है, चक्की के ऊपर बनाए जाते हैं, अमेजोन फ्लिपकार्ट के ऊपर है, और अच्छा हम्म। सेल है सर। तो दूसरी बात ये थी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का भी आपने सही तरह से बताया, मुझे मालूमात चाहिए थी। तो एक
ऑनलाइन मैंने पूछा था तो उन्होंने 18,000 रुपये उसका फीस बताया था, सिर्फ एक्सपोर्ट कैसे करना है उसका। कुछ तो जरूरत नहीं। 18,000 रुपये बताया था, वो भी मालूमात हुई और प्रेजेंटेशन भी दिए। सर ये स्टार्टअप के लिए लोन लेना है तो एक ही बार ले सकते हैं, या अभी मेरा स्टार्टअप 4 साल पहले का है तो उससे लोन लेने के लिए कौन से इसमें अपन अप्लाई कर सकते हैं सर? मशीनरी कुछ लिए उसमें स्टार्टअप में? नहीं सर, अभी तक तो कुछ भी नहीं लिया है, मशीनरी वगैरह नहीं लिया, तो क्या कर जीएसटी सकते हैं लिया है। आप, सुनिए ना। जी सर। तो डॉक्यूमेंटेशन बना के ना आप पीएमईजीपी में एप्लीकेशन, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या आ रहा है आपका? अ, अभी तो फिर कुछ नहीं है सर, मुझे लगता है अभी अभी तक मैं चक्की के ऊपर घर पे ही बनाता था, हम्म। लेकिन अभी मुझे एक 10 लाख का तो पूरा मशीन्स वगैरह लेना अगर है, 10 लाख सेटअप वगैरह का करना लोन है। करना है तो जी पीएमईजीपी सर। स्कीम बहुत अच्छी है, सब्सिडी भी मिल जाएगा, 3 साढ़े 3 लाख सब्सिडी मिल जाएगा आपको। और ओके। लोन भी मिल जाएगा, 90% तक आपको लोन भी मिल जाएगा। उसमें मेरा बैंक अकाउंट, करंट अकाउंट है, जीएसटी है, बाकी सब उसके ऊपर ट्रांजैक्शन वगैरह बाकी पूरा है सर। चलेगा चलेगा, वो पीएमईजी बहुत अच्छा स्कीम है, आपको लोन भी ले सकते हो उस स्कीम के अंदर। ओके ओके ओ, ओके। ठीक है। ठीक है इन, सचिन जी, थैंक यू। और कुछ इन, रहा तो इन, आपका नंबर वगैरह है, हाँ कांटेक्ट है दिया तो है, मैंने कांटेक्ट प्रेजेंटेशन करेंगे में सर। दिया है। इनी जी। और दूसरा किसी का कोई प्रश्न है? सर जी, प्रेजेंटेशन मैंने व्हाट्सएप पे डाल दिया है, ज्योत्सना मैडम के व्हाट्सएप तो पर, वो शेयर करो वेरी गुड। सबको। ज्योत्सना मैडम को मैं करता हूँ, शेयर कर देगी। ओके ओके ठीक। एंड ओके। अच्छा, और एक चीज, आपने बहुत अच्छी तरीके से क्या क्या स्कीम्स है और किस तरीके से सब्सिडी लेना है इसके बारे में आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया। एक चीज मुझे जरा इन लोगों से, और एक जो इन लोगों का जनरल क्वेश्चन रहता है कि जीएसटी के लिए बहुत ज्यादा इन लोगों का इशू रहता है कि जीएसटी के मतलब लोगों का डर रहता है कि क्या करना है जीएसटी के बारे में। तो जीएसटी जीएसटी का किस तरह से किसके किन के लिए एप्लीकेबल है और उससे किस तरीके से अलग हो, मतलब जीएसटी से सबको एप्लीकेबल है या क्या, उनका कितना तक टर्नओवर होना चाहिए या क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी अगर दे सकें। जीएसटी में पहला स्लैब जो है ना, 20 लाख का स्लैब है। 20 लाख माने 20 लाख तक आपने रजिस्ट्रेशन लेना नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ ठीक तरह से समझ लो। 20 लाख तक के टर्नओवर पर ईयर के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है सर्विस सेक्टर के लिए। क्या बोला मैं? सर्विस सेक्टर के लिए। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग एक्टिविटी करते, गुड्स ट्रेडिंग, उसके लिए 40 लाख लिमिट है। कितना है? 40 लाख लिमिट है। उतने लिमिट तक, उसने टर्नओवर के लिमिट तक आपको रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है। अगर बीच में आप रजिस्ट्रेशन लेते हो कौन से ऑर्डर के लिए या कोई कंपनी मांगती है जीएसटी का बिल, तो उसके रजिस्ट्रेशन के साथ ही जीएसटी एप्लीकेबल हो जाता है। मान लो 5 लाख टर्नओवर किया है और एक आधी ऑर्डर आपको बहुत बड़ी आ गई, आप बोल रहे कि वो कंपनी बोल रही कि जीएसटी जीएसटी का बिल चाहिए, आपने रजिस्ट्रेशन ले लिया, तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन के साथ ही एप्लीकेबल हो जाता है। मेरा सजेशन रहेगा, अगर सर्विस सेक्टर है तो 20 लाख तक रजिस्ट्रेशन मत ले लो, 20 लाख टर्नओवर तक। और ट्रेडिंग या मैन्युफैक्चरिंग है कुछ एक्टिविटी, तो 40 लाख टर्नओवर तक रजिस्ट्रेशन मत ले लो। दूसरा एक बात, अगर रजिस्ट्रेशन लिया, उसके लिए जो करंट अकाउंट देते हैं उसमें जीएसटी का ही ट्रांजेक्शन करना है, अलग ट्रांजेक्शन करने नहीं है, विदाउट जीएसटी ट्रांजेक्शन करने नहीं है। करंट अकाउंट में जितने पैसा आपका आता है ना, उसको जीएसटी एप्लीकेबल हो जाता है। अगर और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप पे डाल दो, तो मैं आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा और कैसे जीएसटी में आप वे आउट निकाल सकते हैं। गुड तीसरा, इवनिंग सचिन सर। तीसरा, जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने के बाद, अगर लिया है, अगर लेना चाहते हैं, उसके बाद उसका मंथली कंप्लायंस रहता है। कुछ जीएसटी का मंथली है, कुछ का क्वार्टरली है। कंप्लायंस टाइम टू टाइम करो, कंप्लायंस टाइम टू टाइम करो, नहीं तो आपका बहुत बड़ा पेनल्टी जा सकता है। ठीक है, बोलो सर। गुड इवनिंग सचिन सर। एक्चुअली मेरा स्टार्टअप कॉस्मेटिक के रिलेटेड है, हम्म। तो वी नीडेड लिटिल बिट गाइडलाइंस फ्रॉम आपसे, थोड़ी गाइडलाइंस लेना था। हम्म। अब जैसे हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेटअप डालना है, बट इसमें हम लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है कि कैसे हम लोग क्या कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाले कॉस्मेटिक का, और हम्म। हम लोगों को स्कीम्स और उसका भी इतना आइडिया नहीं है। हम्म। तो हम आपसे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, एंड मोर ओवर आप कैसे लाइक हम लोग ग्रांट्स पे जाए या लोन्स ले?
कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है? अप्रोक्सीमेटली अगर हम लोग देखें R&D एंड मशीनरी सबका मिला के तो 20 to 25 lakhs तो आराम से लग ही जाएंगे, अगर एक बेसिक यूनिट भी डालने की कोशिश करो तो। ओके ओके ओके, और कहाँ डालना चाहते हैं? सर ये हैदराबाद है, तेलंगाना रीजन। तेलंगाना स्टेट में है ये? इंडस्ट्रियल एरिया में है या आउट ऑफ इंडस्ट्रियल एरिया में है? मतलब लाइक अभी तो हम लोगों ने एक छोटी सी ऑफिस लेके कर रहे हैं, लाइक छोटी हम्म सा 2 BHK हाउस है, उधर हम हम्म लोग कर रहे हैं प्रॉपरली। बट अगर हम्म। इन फ्यूचर अगर फंड्स बरोबर होते हैं तो हम लोग इंडस्ट्रियल एरिया में ही जाने की करेंगे, क्योंकि वहाँ इजीली ग्रांट्स एंड ऑल वो मिलने के चांसेस होंगे। इंडस्ट्री में डालते हैं ना तो ग्रांट्स मिल जाता है जल्दी, और ओके। उसके साथ लोन भी मिल जाएगा बैंक का। ग्रांट ग्रांट इशू अलग रहता है, लोन इशू अलग रहता है। गवर्नमेंट आपको जो सब सपोर्ट करेगा 30-35% तक, उसको हम ग्रांट बोलते हैं, वो मिल जाता है। और बाकी पार्ट रहता है, लोन का पार्ट रहता है, वो बैंक से लेना पड़ता है। मैं आपको सपोर्ट कर दूंगा उस केस में। तो सर आपसे कनेक्ट कैसे करें? मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है मैंने अभी। व्हाट्सएप नंबर पे कनेक्ट कर लीजिएगा, और ईमेल आईडी व्हाट्सएप नंबर दिया है सारा मैंने। चैट बॉक्स में दिया हुआ है। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू सचिन सर। थैंक यू। मेरा सर प्रेजेंटेशन मैंने आपको दिया है, उसमें भी मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उसमें भी आप देख सकते हैं। सर ये सब्सिडी कब मिलती है? कौन? क्या क्वेश्चन था? प्रश्न बोलिए ना। सब्सिडी कब मिलती है? सब्सिडी कब मिलती है? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। हाँ, यस। ध्यान दे दो। हर एक सब्सिडी के मिलने की गाइडलाइन अलग है। जो मैंने छोटी सब्सिडी बताई 50 लाख के बिजनेस के लिए, वो सब्सिडी का क्राइटेरिया कैसे रहता है? हमने पहले एप्लीकेशन करना पड़ता है। एप्लीकेशन होने के बाद अप्रूवल आता है। उसमें कोई डॉक्यूमेंट क्वेरी रहेगा तो वो सॉल्व कर लेते हैं। अप्रूवल आता है, अप्रूवल के बाद बैंक फाइनेंस करना पड़ता है। बैंक फाइनेंस करने के बाद ट्रेनिंग रहता है गवर्नमेंट का, वो ट्रेनिंग पूरा करना पड़ता है। वो ट्रेनिंग पूरा करने के बाद बैंक बैंक से लोन उठाना पड़ता है, पूरा डिसबर्समेंट लेना पड़ता है। डिसबर्समेंट लेने के बाद बिजनेस शुरू करना पड़ता है, और उसके बाद सब्सिडी आता है आपका। तो ये पीएमजीपी की गाइडलाइन है। हर एक सब्सिडी के सब्सिडी मिलने की गाइडलाइन अलग है। मैंने और एक बताया था आपको, एरिया बेस्ड सब्सिडी। इंटरेस्ट में 5% माफी है, इलेक्ट्रिसिटी बिल में अलग माफी है, तो उसकी गाइडलाइन अलग है। तो हर एक सब्सिडी का गाइडलाइन अलग रहता है। वो हम बिजनेस के हिसाब से आपको गाइड कर सकते हैं कि आपका बिजनेस मॉडल क्या है, कौन से में सब्सिडी में आप एग्जैक्ट आपको एप्लीकेबल होगा, और ये सब्सिडी कब कब मिलेगा। ये ब्लाइंड गाइडलाइन नहीं है किसी का। ठीक है। अच्छा, सर मैंने अभी मैन्युफैक्चरिंग का किया था, मेरी ट्रेनिंग भी चालू है CMJP की। सीएमईजीपी का किया ना? हाँ, ओके, ट्रेनिंग का। ओके, ट्रेनिंग हुआ है या चल रहा है? ये चालू है अभी। ओके, ट्रेनिंग होने के आज बाद से। आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ये सर्टिफिकेट ओके। आपको सीएमईजीपी पोर्टल पे अपलोड करना पड़ेगा, या डीआईसी अच्छा। में जाके देना पड़ेगा। उसके बाद ओके। सब्सिडी आपके अकाउंट में 2-3 महीने के बाद आ जाएगा। अच्छा, 2-3 महीने के बाद। हाँ, और उसको वो सब्सिडी आपको पूरा कैश देते नहीं है। वो सब्सिडी अकाउंट में आने के बाद उसका एफडी बनता है आपके नाम से। अच्छा। और ये वो एफडी जितने लोन अमाउंट के लिए आपको इंटरेस्ट देना नहीं पड़ता है। हाँ, बराबर। ठीक है। ओके। ओके, नहीं मुझे ऐसा लगा था कि वो पूरा लोन जो भी अभी सब्सिडी जितना आएंगे उतना छोड़ के जो जो मुझे पेड करना है बैंक को, हाँ तो पूरा वो सपोज मुझे अभी 14 लाख मुझे मंजूर हो गया, हाँ उसमें 25% से मुझे ये अनुदान मिल गया है। हाँ, तो वो बोले 11 लाख को आपको वापस करने पड़ेंगे बैंक को। बराबर तो बराबर। वो 11 लाख खत्म होने के बाद मुझे सब्सिडी मिलेंगी या बीच में ही? नहीं, 3 साल के बाद मिलता है अकाउंट में। 3 साल के बाद? हम्म, और सपोज मुझे बीच में 2-4 महीने में या 6 महीने में, एक नहीं साल में मुझे नहीं ये पूरा नहीं पेड देती। करना है, तो फिर? पेड कर सकते हैं आप, लेकिन सब्सिडी अकाउंट में, लोन अकाउंट में 3 साल के बाद ही जमा होता है। अच्छा, फिर सब्सिडी रहेंगी या नहीं रहेंगी फिर? रहेंगे ना सब्सिडी? रहेंगी ना? ओके, रहेंगे। थैंक यू सर। लेकिन मेरा मेरा एक सजेशन रहेगा मैडम, हम्म। आप 10-12 महीने में सब्सिडी पेड मत करो। आ, जो 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 एफडी बनता है ना, उसका इंटरेस्ट आपका बचता है, और बाद में अगर पैसा लगेगा तो बैंक इमीडिएटली देता नहीं है। तो आपके पास पैसा हाँ अगर आता है तो आप बिजनेस हाँ में लगाओ पैसा। और ये जो लोन है वो ईएमआई के हिसाब से ही भर लो। लोन 3 साल में आपका क्लोज हो जाएगा, अगर 30-35% सब्सिडी अप्रूव हुआ है ना। तो मेरा कहना, मान लो ट्वेंटी कैलकुलेशन फाइव है, 25%। 3 या 3.5 साल में आपका लोन ही क्लोज होना चाहिए ऑटोमेटिकली। अच्छा। ठीक है। ठीक है। और कुछ सवाल? कुछ
आई थिंक सर अभी मेरा अपना टाइम भी मेरा एक हो क्वेश्चन चुका था। है। लास्ट क्वेश्चन। हाँ, जी ओके। जी जी। सर नमस्ते, मैं बीड़ से हूँ। हमारी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है। तो हर साल हमारा कंप्लायंस के लिए ही 17 से 20 हजार रुपए तक खर्चा जा रहा है। इसको हम कैसे कम कर सकते हैं? कुछ आपसे सुझाव मिल सकता है क्या? आपने कंपनी रजिस्टर किया है सर जी, उसके लिए जी। कंप्लायंस ऑलरेडी ज्यादा है। और एज फार एज फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है, उसके आपके शेयर होल्डर कितने हैं? 100 है सर। सौ 100 शेयर 100 प्लस। होल्डर, उसके लिए ऑलरेडी कंप्लायंस ज्यादा ही है। तो 15-20 हजार तो वो तो नॉर्मल है, वो तो जाने वाला है, उसके लिए कम नहीं कर सकते। और प्रोफेशनल उतना तो मिनिमम फीस ले लेगा ही। जी। ठीक ठीक। धन्यवाद। ओके, सो आई थिंक अभी हम लोगों का टाइम भी ओवर हो चुका है। आप लोगों का अगर किसी का भी कोई प्रश्न है, आप लोगों के साथ ये आप लोगों को व्हाट्सएप में ये सारा जितने भी प्रेजेंटेशन था, और बहुत डिटेल्ड प्रेजेंटेशन है, वो सारा आपको शेयर किया जाएगा। और उसमें सचिन जी का नंबर और ईमेल आईडी, सारा कांटेक्ट डिटेल्स भी दिया हुआ है। तो आप लोग डायरेक्ट अगर कोई प्रश्न हो तो डायरेक्टली उनको पूछ सकते हैं या उनको मेल कर सकते हैं। सो सचिन जी, थैंक यू सो मच। आपने बहुत ही सरल तरीके से सबको बड़े अच्छा फ्लो में सभी चीज को आप लोगों ने, इनको जो कंप्लायंसेस की जो लोगों के मन में शंका रहती है, उसको आपने बड़े ही अच्छी तरह तरीके से क्लियर किया। एंड आपका जो ये गाइडेंस है, दैट विल रियली हेल्प दीज पीपल टू फर्दर उनका बिजनेस ग्रो करने के लिए, और भी बहुत फायदेमंद होगा। ये सब्सिडी या बैंक कंप्लायंसेस, जो भी गवर्नमेंट कंप्लायंसेस हैं, ये सारा चीजें हैं कि हर एक बिजनेस के लिए एक अपना अपना अलग अलग, जैसे सचिन जी ने बताया, अलग अलग जरूरतें होती है। तो उस हिसाब से उनको आगे आप लोगों को देखना पड़ेगा। तो उसके लिए आप लोगों का भविष्य में कोई भी प्रश्न आता है तो सचिन जी ऑलरेडी अवेलेबल हैं आप लोगों के लिए। दैट विल बी, यू कैन आस्क हिम डायरेक्टली। और सचिन जी, वंस अगेन थैंक यू। आप ऑलवेज हमारे साथ जुड़े रहते हैं। आपका पिछले काफी आप लोग का पिछले सालों में भी कई आपने सेशन ले चुके हैं। सो आपके इस मार्गदर्शन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा करता हूं कि आगे भी आप इस तरीके का हमें मार्गदर्शन करते रहेंगे। एंड अगर कोई इन लोगों का प्रश्न रहा तो आप लोग आपसे जरूर हम लोग कांटेक्ट करेंगे। और आपका प्रेजेंटेशन जो है उसको भी शेयर करने के लिए थैंक यू। Thanks a थैंक यू lot. थैंक यू So we थैंक can यू now close the meeting. Yeah. थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सबको। Thank you and विशेष wishing you फाउंडेशन, all the best. ऑल द बेस्ट। आप लोग सभी को नेशनल समिट में आना है। और नेशनल समिट हमारा 5 से 7 नवंबर में, सॉरी, फरवरी में हो रहा है। तो आप सब अपना उसके लिए तैयारी कर लीजिए। वहां पर आप आके आप लोगों को पिचिंग करना है, अपना बिजनेस करना है। एंड दैट इज अ, वो जो नेशनल समिट है, इट इज अ डिफरेंट प्लेटफॉर्म ऑल टुगेदर। आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप जितने भी लोग हैं इसमें जुड़े हुए हैं, सभी लोग वहां पे पहुंचेंगे और अपना जो बिजनेस है वो देखेंगे। और इट विल बी अ वेरी ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू ऑल कि वहां पर बहुत सारे लोग आएंगे, गवर्नमेंट से लोग रहेंगे, फंडर्स रहेंगे, एंजल इन्वेस्टर्स रहेंगे, बैंक से लोग रहेंगे। तो वो आप लोगों को काफी फायदेमंद साबित होगा। तो मैं आशा करता हूँ आप सबों से फिर से मुलाकात होगी इन हैदराबाद। एंड थैंक यू ऑल एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।